Myself Vikas Kumar. I secured rank 203 in Civil Services Examination 2019, and I have been allotted IPS and Chhattisgarh cadre. I am under training at present. I got this opportunity from UPSC time to interact with you guys and share my strategy, how I prepared and how I was able to clear this examination, which is considered as one of the most toughest examination in the world. So I have got a set of questions which usually ask the candidates who are preparing for UPSC Civil Services examination from UPSC times, and I would like to answer them first, and then I would like to have open interaction with all of you, and if you are willing to ask more questions you can ask. मैं दोबारा बता देता हूँ हिंदी में भी। मेरा नाम विकास कुमार है। मैंने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2019 में 203 रैंक प्राप्त किया था और उसके बाद मुझे आईपीएस सर्विस मिली और मैं अभी ट्रेनिंग में हूँ। मुझे यूपीएससी टाइम्स ने ये अपॉर्चुनिटी दिया, उसके लिए मैं उनको पहले धन्यवाद देता हूँ। और उनके द्वारा मुझे कुछ क्वेश्चंस मिले हैं जो जनरली जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं छात्र, उनके द्वारा उठाए जाते हैं या उनके मन में आती हैं वो प्रश्न। उन प्रश्नों का पहले मैं जवाब दूंगा और आप जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। सो मैं स्टार्ट करता हूँ आज का ये लाइव इंटरेक्शन सेशन। I come from a very humble or lower middle class family from Aurangabad, Bihar. I got my primary education in Jawahar Navodaya Vidyalaya, Aurangabad, Bihar only. Thereafter I gave examination of AI EEE and IIT JEE. I qualified and in AI EEE and I took admission in NIT Jamshedpur, from where I completed my bachelor degree in mechanical engineering, and thereafter I worked in Tata Steel for more than 2 years. Meanwhile, I got married also in 2015 because my family did not want to leave the job and prepare for this examination, which is considered to be uncertain to crack. So फैमिली की तरफ से थोड़ा मुझ पर दबाव था कि आप जॉब ना छोड़ें, और मैं थोड़ा सा एडिक्ट था कि नहीं मुझे जॉब छोड़ना है, बिकॉज आई कैनॉट प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन वाइल डूइंग द जॉब। और मुझे ऐसा लगता था कि मैं जस्टिस नहीं कर सकता हूँ दोनों के साथ, ना मैं सही ढंग से टाटा स्टील में अपना सर्विस दे पाऊँगा और ना मैं जॉब यूपीएससी की प्रिपरेशन सही ढंग से कर पाऊँगा। और कहा जाता है आप दो नाव में एक साथ अगर पैर रखने की कोशिश करते हैं तो दोनों नाव डूब सकती हैं। सो मैंने डिसाइड किया फाइनली कि आई विल हैव टू क्विट दिस जॉब, और ये मैंने अपने पेरेंट्स को कन्वे किया। पेरेंट्स टॉक टू देयर माई रिलेटिव्स एंड देयर रिलेटिव्स, सो फाइनली दे सजेस्टेड दैट गेट दिस गाय मैरिड। वंस ही विल बी मैरिड ही विल नॉट क्विट दिस सर्विस, सो दे डिसाइडेड टू गेट मी मैरिड। आई एग्रीड ऑल्सो. No, I cannot sustain the pressure of my parents at that moment. I told them, okay, I will, according to your wish, I will get married, but I will also quit the job for my preparation. मेरी शादी हो गई 2015 में, और 2015 के अंत में मैंने जॉब भी छोड़ दिया फॉर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन. In my first attempt, I was not able to make the final list. In fact, I missed the final list by 10 marks. In second attempt, I missed the final list by 2 marks. So again, these attempts were heartbreaking for me. So despite my best effort, I was not able to clear this examination twice. So now the situation was I have to fulfill my financial needs of my family also. ठीक है, आर्थिक परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं लगातार प्रिपरेशन करता रहता और अपने परिवार का, चूँकि मेरी शादी भी हो चुकी थी, तो मैं उसको पूरा कैरी कर पाता.
फाइनेंशियल नीड्स को पूरा कर पाता था। तो मैं इनफैक्ट पहले अटेम्प्ट के बाद मैंने फिर जॉब स्टार्ट कर दी थी। मैं पढ़ाना शुरू कर दिया था एक्चुअली चाणक्य आईएएस पटना में। और मैं करता ये था कि 6 महीने मैं खुद पढ़ाता था, पैसा अर्न करता था, और उसके बाद मैं 6 महीने खुद अपना जॉब करता था, सॉरी पढ़ाई करता था यूपीएससी के लिए। इसके थ्रू ही सेकेंड अटेम्प्ट में मैं जब दिया तो 2 नंबर से मैं मिस किया। थर्ड अटेम्प्ट मैंने सोचा कि नहीं, इस बार थोड़ा सा ज़्यादा समय मुझे चाहिए होगा, और मैंने डिसाइड किया कि मैं इस बार, पहले मैं जनरली प्रीलिम्स के बाद मतलब पढ़ना स्टार्ट करता था कम्प्लीटली फोकस होके। इस बार मैंने प्रीलिम्स के पहले ही क्विट कर दिया कि नहीं, अभी इस साल मैं अब आगे नहीं पढ़ाऊँगा, और प्रीलिम्स के 2-3 महीना पहले मैंने ब्रेक ले लिया, पढ़ाना बंद कर दिया था। और फाइनली इन 2019 उस एग्ज़ाम के थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ है। सो मैं जस्ट ये एक शॉर्ट में ये स्टोरी इसलिए मैंने बताना चाहा कि मैं 2 चीज़ें, अगर आप शादीशुदा हो, और लोग जनरली कहते हैं कि शादी के बाद आप ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं है। आप शादी के बाद भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर जज्बा, दृढ़ प्रतिज्ञा होना चाहिए, वो लगन होनी चाहिए, वो मेहनत करने का जज्बा होना चाहिए कि चाहे मुझे कितनी भी कठिनाइयाँ आएँ, मैं अपने पद से हटूंगा नहीं और मैं प्रिपेयर करता रहूँगा। दूसरी, आर्थिक तंगी। आर्थिक तंगी हो सकती है, बट वो आपके ऊपर कंप्लीटली हावी नहीं होनी चाहिए। उसको दूर करने का तरीका है, जैसे मैंने किया कि मैं साथ में प्रिपेयर भी किया और जॉब भी किया, और मैं ये इंश्योर किया कि मेरा प्रिपरेशन फादर के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। मतलब मुझे फाइनेंशियल नीड जो चाहिए, मैं उसके लिए कंप्लीटली फादर के ऊपर डिपेंडेंट ना रहूँ। सो ये 2 चीज़ें जनरली जो बाधा बनती हैं लाइफ में, कि लाइक कि अब उम्र हो गई है, शादी कर लेते हैं, शादी हो जाएगी, शादी के बाद कैसे प्रिपरेशन करें, या मेरी बचपन में शादी हो गई, मेरा अब मन कर रहा है, कैसे प्रिपेयर करें। बिल्कुल आप कर सकते हैं। जो मैंने पहले बताया कि आपके अंदर वो लगन और ललक होनी चाहिए कि नहीं, मुझे किसी भी हालत में यूपीएससी क्लियर करना है। और जो आपका मोटो होगा, जिस पर्पज़ से आपको ये एग्ज़ाम बोल रहा है कि नहीं आप तैयारी करो सिविल सर्विसेज की, सो जो मोटो है या विज़न है आपके दिमाग में, मस्तिष्क में, वो आपको मदद करेगा इस प्रिपरेशन को आगे कंटिन्यू करने के लिए। फर्दर फाइनेंशियल वाला प्रॉब्लम, तो आप अगर शादीशुदा नहीं है तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा नहीं आपको परेशान करेगी। लेकिन मान लीजिए आप शादीशुदा नहीं हैं, फिर भी आप आर्थिक तंगी से आपकी परिवार गुजर रही है, कोई दिक्कत नहीं। तब भी आप अगर अपने बेसिक एजुकेशन आपका सही रहा है अप टू ग्रेजुएशन लेवल, तब भी ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा। लाइक आप पढ़ा सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं, पार्ट टाइम जॉब, पैसा थोड़ा इकट्ठा कर लीजिए ताकि आप प्रिपरेशन वाले टाइम में आप फादर के ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट न रहें और अपना प्रिपरेशन कैरी कर सकते हैं। सो इन परिचय के बाद और अपने यूपीएससी जर्नी के को बताने के बाद मैं आगे आपको बताता हूँ कि प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी क्या होगी, यूपीएससी की प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी कैसे आप करेंगे, ठीक है। और मेंस और इंटरव्यू की तैयारी, ये 3 जनरली होते हैं। अभी इनका देखने का नज़रिया बहुत अलग अलग होता है डिफरेंट एस्पिरेंट्स का और डिफरेंट सक्सेसफुल कैंडिडेट्स का। इसके पहले मैं एक चीज़ और बता दूँ कि आप जनरली टॉपर्स जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, आप उनसे इंटरेक्शन आपका पहले भी हुआ होगा और आगे भी आप करते रहें। लेकिन एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हुए हैं, लाइक मैं, हम लोग बहुत ज़्यादा जानते हैं जो सेलेक्टेड नहीं हुए हैं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने बहुत मेहनत किया और बहुत अच्छा उनका नॉलेज है, बट अनफॉर्चुनेटली शायद किस्मत उनके साथ नहीं था और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। सो अगर आपके आसपास में कोई, आप ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्होंने इंटरव्यू दिया है या मेंस लिखा है, आप उनसे भी पूछिए कि उनके अंदर में कहाँ कमी रह गई थी। वो खुद बहुत अच्छे ढंग से आपको बताएंगे कि क्या उनके प्रिपरेशन में कहाँ कमी रह गई थी जिसके कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, ठीक है। तो आप टॉपर से बात कीजिए, उनके स्ट्रेटजी को सुनिए। लेकिन जो लोग एग्ज़ाम दिए हैं, जिन्होंने प्रिपरेशन किया है, इंटरव्यू तक गए हैं और अनफॉर्चुनेटली उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, दे आर ऑल्सो गुड source of knowledge, no, they can share their strategy or they can share the problems which they faced during their preparation or what mistakes they have committed during the time of their preparation due to which they were not unable to clear this examination, no, so they can also take their strategy। उनसे भी आप नॉलेज लेते रहिए, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हम लोगों से बहुत अच्छा जानते हैं बट अनफॉर्चुनेटली उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। सो कमिंग टू प्रिपरेशन सेक्शन,
मेरे अनुसार हमारा प्रिपरेशन प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का साइमल्टेनियसली होते रहना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक टाइम हम केवल प्रीलिम्स का प्रिपरेशन करेंगे, प्रीलिम्स क्लियर हो गया तो मेंस का करेंगे, मेंस क्लियर हो गया तो इंटरव्यू का करेंगे। देखिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं, बट ये प्रिपरेशन आपको बहुत लंबे समय तक आपको मजबूर कर देगा कि आप एग्ज़ाम देते रहिए। होता क्या है, आप जैसे अब इस साल का देख लो, आप जिन्होंने सोचा होगा कि पहले प्रीलिम्स क्लियर करेंगे ना, इस साल का प्रीलिम्स अक्टूबर में हुआ। मात्र 2.5 महीने का या 3 महीने का टाइम मिला है उनको मेंस का एग्ज़ाम लिखने मेंस के लिए प्रिपेयर करने का, क्योंकि 3 महीने के बाद जनवरी में ही मेंस का एग्ज़ाम है। इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू प्रिपेयर एवरीथिंग अबाउट द मेंस एज पर द यूपीएससी सिलेबस विद इन दिस 3 मंथ्स। अगर केवल आपने प्रीलिम्स की ओर फोकस किया था तब। सिमिलरली आप मेंस लिखेंगे, मेंस के बाद सोचेंगे कि नहीं अब हम इंटरव्यू की तरफ चलते हैं, इंटरव्यू की तैयारी अब करना हम शुरू करेंगे। ठीक है, वहाँ पे आपके पास 2-2.5 महीने का टाइम मिल जाता है, बट वो दिमाग में अनसर्टेनिटी भी बनी रहती है कि पता नहीं सिलेक्शन होगा कि नहीं, मेंस में रिजल्ट आएगा कि नहीं। सो बहुत आप उस तरह से पॉइंटेड एफर्ट नहीं डाल पाते हैं, इन जनरल मैक्सिमम कैंडिडेट्स नहीं डाल पाते हैं। ठीक है, और आप ये सोचो कि वहाँ बाय द वे नॉलेज का टेस्ट नहीं है। नॉलेज का अगर टेस्ट होता तो आप शायद कर भी लेते, लेकिन नाम ही है पर्सनालिटी टेस्ट। ठीक है, सो पर्सनालिटी आप ग्रेजुअल चेंज, मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि 3 महीने में आपने पर्सनालिटी को इतना ग्रूम कर लिया कि इट सूट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ यूपीएससी। ठीक है, सो जरूरी ये है, पर्सनालिटी में जनरली चेंज लाना एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जो टाइम टेकिंग है। मतलब आपको लग सकता है अपने कुछ बिहेवियरल जो आपको लगता है कि नहीं ये सूट नहीं करता है कि सिविल सर्वेंट को ये पर्सनालिटी, ये बिहेवियर, आप उसको अगर चेंज करना चाहेंगे तो अचानक से चेंज नहीं हो जाएगा, इट विल टेक सम टाइम। तो बेहतर ये है कि जब से आप यूपीएससी का प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, उस समय से वो आपके दिमाग में होना चाहिए कि यूपीएससी सिलेबस, यूपीएससी के एक, जैसे आपने सिविल सर्वेंट्स को देखा है, हाउ एसपी, डीएम या आईआरएस ऑफिसर्स, हाउ दे कंडक्ट देमसेल्फ। नहीं, आपने एटलीस्ट अभी तो कोविड-19 के दौरान आपने देखा ही होगा सेक्रेटरीज साहब को कैसे बात करते थे, कैसे लाइव इंटरेक्शन उनका, वीडियो कॉन्फ्रेंस, सॉरी जो कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, कैसे करते थे। तो जो एटिकेट्स आपको, उनके बिहेवियर आपको दिख रहा है, तो उस बिहेवियर को हम अपने अंदर कैसे ग्रूम करें। नहीं, तो उसके लिए थोड़ा ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो जनरली होता क्या है कि आप जब प्रिपरेशन करना शुरू करते हो उस समय से आप इसकी ओर काम करना शुरू करो। सो मेरे अनुसार जो मैं सोचता हूँ कि हमारा प्रिपरेशन जो होना चाहिए प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू का, वो साइमल्टेनियसली चलते रहना चाहिए फ्रॉम द डे वन व्हेन वी हैव डिसाइडेड टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। हाँ, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आप, मैं जब प्रीलिम्स का एकदम समय नज़दीक आ गया तब भी हम मेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे। सो जनरली मैं जो करता था कि लाइक मान लो मैं अभी से प्रिपरेशन आज से स्टार्ट कर रहा हूँ, सो मैं कंटिन्यू करूँगा। मुझे मान लो कि 2022 नहीं 23 का एग्ज़ाम देना है। ठीक है, सो 22 का अभी से मैं करके भी नहीं कर पाता, तो मैं 23 का प्लान कर रहा हूँ। और सोचो कि मैं अभी दिसंबर से मैंने स्टार्ट किया प्रिपरेशन करना। सो मैं क्या करूँगा कि अभी से एकदम चलता रहेगा प्रीलिम्स मेंस साथ में। 23 का प्रीलिम्स मान लीजिए जून में है, तो मैं क्या करूँगा कि मार्च से मैं कंप्लीट फोकस करने लगूँगा प्रीलिम्स ओरिएंटेड। ठीक है, क्या अंतर आएगा मैं थोड़ी देर में बताऊँगा ये बात। प्रीलिम्स ओरिएंटेड, ये कहने का मतलब ये है कि जब भी आप प्रिपरेशन 10 महीना पहले, जनरली प्रीलिम्स के पहले स्टार्ट करते हैं, 10-12 महीना पहले लोग प्रिपरेशन करना, तो लास्ट के 2 से 3 महीना, नहीं डिपेंड करता है आपका कैपेबिलिटी पे, लास्ट के 2 से 3 महीना आप ये करो कि आप कंप्लीटली प्रीलिम्स की ओर फोकस्ड हो जाओ। ठीक है, एक बार प्रीलिम्स दिया, क्लियर किया, आपको पता चल जाता है उसी दिन से। दूसरे दिन से आप स्टार्ट कर दो अपना प्रिपरेशन मेंस की तरफ से। आप 1-2 दिन का ब्रेक भी ले सकते हो, क्योंकि आप कंटिन्यूसली पिछले 10 महीने 12 महीने से पढ़ रहे हो। थोड़ा ब्रेक बनता है आफ्टर राइटिंग द प्रीलिम्स एंड सक्सेसफुली क्लियरिंग इट। सो 2-3 दिन रेस्ट करके आप स्टार्ट कर दो मेंस का प्रिपरेशन। ठीक है, और वो चलता रहेगा आगे जब तक कि इंटरव्यू दे नहीं लिए। अब कैसे करें प्रीलिम्स का ये पूरा प्रिपरेशन। देखिए, आप पहले तो आपका फाउंडेशंस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। सो लेट से आपने, इफ़ यू हैव, फर्स्ट यू हैव टू रीड एनसीईआरटी। एनसीईआरटी फ्रॉम, ये भी किसी ने पूछा था मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी कि एमपी पीएससी एग्जामिनेशन मुझे देना है और उसके लिए प्रीलिम्स और मेंस, तो उसके लिए क्या एनसीईआरटी ज़रूरी है। मैं पहले बता रहा हूँ, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, if you have decided to give civil services examination, whether it is of
center means UPSC or whether it is a state public service commission examination. You need to have good conceptual clarity, no, at least at the basic level. वहाँ पे तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि unless until your foundation is not strong, you cannot build a good structure over it. No, सिंपल सा, आप बिल्डिंग भी बनाना चाहते हैं, अगर बहुत 5 फ्लोर 10 फ्लोर का बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो आप चाहेंगे कि फाउंडेशन स्ट्रांग हो, ठीक है। तो उस फाउंडेशन को स्ट्रांग करने के लिए, ठीक है, आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। यू नीड टू रीड एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी का बात आता है कि कहाँ से कहाँ तक का पढ़ें, ठीक है। अभी आपके ऊपर ये वेरी करता है हर कैंडिडेट के ऊपर। इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ और इफ़ यू हैव गुड मेमोरी what you have read till 6th to 10th, if you are able to recall, you can start from 11th 12th also. लेकिन आपको ऐसा लगता है नहीं यार, मैं हिस्ट्री तो अच्छा नहीं पढ़ा था और मुझे बहुत अच्छे से याद नहीं है, ठीक है, सो रीड फ्रॉम 6th क्लास। अगर आपको लगता है नहीं 6th 7th नहीं, हम 8th से भी पढ़ के अपने आप को हम ठीक है ग्रूम कर लेंगे, सो स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम 8th क्लास एनसीईआरटी, ठीक है। मान लो कि बिल्कुल ही नहीं आपको याद है, तो स्टार्ट फ्रॉम 6th। लेकिन ज़रूरी क्या है, अब देखो, आप 6 से अगर स्टार्ट करोगे एनसीईआरटी पढ़ना, जनरली 12th तक तो 11 12th तो आपका सिलेबस का पूरा जो यूपीएससी का सिलेबस जो लिखा हुआ है यूपीएससी 11 12th के बेसिस पे ही है। तो 11 12th का जब आपको पढ़ोगे, मान लो किसी ने पढ़ना स्टार्ट किया, नहीं समझ में आ रहा है, मीन्स ही नीड टू स्टार्ट फ्रॉम 6th या 8th एटलीस्ट, ठीक है। तो आप पीछे आइए, बेटर है कि अगर आप मान के चलो कि मुझे बहुत अच्छे से याद नहीं है और 6 से स्टार्ट करो, बहुत टाइम टेकिंग नहीं होता, आपको लगेगा कि 6 to 10th 12th तक का कैसे हो जाएगा, थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन एक बार जब आपका बेसिक्स क्लियर होता जाएगा तो प्लेटफॉर्म इतना स्ट्रांग होता जाएगा कि आगे आप बहुत जल्दी जल्दी सिलेबस कवर कर रहे होगे। सो आपने पढ़ने का तरीका ये हो जाता है कि आप 6th का पढ़े, जब पढ़ रहे हैं एक किसी भी चैप्टर को पढ़िए तो एक पहले रीडिंग जनरल, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि विच आर द पॉइंट्स विच आर रेलेवेंट फॉर द यूपीएससी, ठीक है। आप उसका सेकंड रीडिंग लगाइए और अंडरलाइन द कीवर्ड्स, उसके बाद अपना नोट्स बना लीजिए। ये चीज़ें हर चैप्टर के साथ और हर सब्जेक्ट के साथ हो रहा होगा, क्योंकि बार बार हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम जब भी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे हम 6 का क्लास फिर से रेफर करेंगे, ठीक है। तो और एक चीज़ ध्यान रखेंगे, यहाँ पे पहला रीडिंग में नोट्स बनाने का कोशिश मत कीजिएगा। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं आपको लगता है सब इम्पॉर्टेंट है, सब आ जाएगा, क्या एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है। लेकिन पढ़ने से पहले, ये सारा चीज़ करने से पहले एक बार यूपीएससी का सिलेबस भी कंप्लीटली आपके दिमाग में होना चाहिए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या सिलेबस है उसके अंदर में, ताकि उसके अनुसार आप तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। तो आप स्टार्ट करोगे, पढ़ा आपने पहला रीडिंग स्टोरी की तरह, एक दिमाग पिक्चर में बनता है। फिर सेकंड रीडिंग जब आप पढ़ रहे हो, अंडरलाइन करना स्टार्ट करो कीवर्ड्स को और देखो कि क्या उसके आसपास की कहानी आपके दिमाग में बन रही है, क्योंकि वही कीवर्ड्स और की सेंटेंसेस जो होंगे वो आपके नोट्स में आ रहे होंगे। और ये नोट्स ऐसे होने चाहिए, बहुत क्रिस्पी, बहुत बल्कि भी नहीं बन जाना चाहिए कि एक ही चैप्टर एनसीईआरटी का 6th क्लास का मान लो एक चैप्टर का नोट्स हम 2 पेज में बना रहे हैं। आप सोच लो कि ऐसे हर क्लास में 10-10 चैप्टर्स होंगे तो 20-20 पेज का नोट्स बनता चला जाएगा, पता चला आपका हिस्ट्री का नोट्स ही 500 पेज का है। नो, सो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा उसको लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करना, पॉसिबल ही नहीं है। तो बहुत क्रिस्प होना चाहिए और इतना क्रिस्प होना चाहिए कि उसके थ्रू हम रिकॉल भी कर लें जो कंटेंट है उसके आसपास के, और हमको रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा टाइम न लगे। तो ये आपको हर चैप्टर के साथ करना है, ठीक है। हर का अपना नोट्स बनाने का तरीका अलग होता है। सो आप जिस तरीके से आप कंफर्टेबल फील करते हैं वैसे आप नोट्स बना सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। ये काम आप हर चैप्टर के साथ करेंगे। जब ये मान लो आप हिस्ट्री स्टार्ट किया तो 6 7 8 9 10 11 12 पढ़ा, आप उसके अनुसार नोट्स ऐड करते चलेगा, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, इसके अलावा एनसीईआरटी के अलावा हर टॉप सब्जेक्ट पे एक स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक है जिसको आपको फॉलो कर लेना चाहिए, ठीक है, ताकि वो जो एनसीईआरटी में जो चीज़ें मिसिंग होती हैं नहीं उसके लूप होल्स को फिल करता है। सो लाइक मान लीजिए हिस्ट्री की मैं बात करूँ तो हिस्ट्री में आप जैसे स्पेक्ट्रम की बुक है या प्लासी टू पार्टीशन बाई बंदोपाध्याय साहब की बुक है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। स्पेक्ट्रम बाई राजीव वहीर, दैट इज़ ऑल्सो गुड बुक फॉर हिस्ट्री। और जनरली आजकल लोग रेफ़र कर रहे हैं, बिपिन चंद्रा के कंपेरिजन में ज़्यादा कंप्रिहेंसिव बुक है और मोर और लेस सारे टॉपिक्स को बहुत बेहतरीन ढंग से कवर किया हुआ है। उसी तरह अगर मान लेते हैं आप पॉलिटी की बात कर रहे हैं, सो पॉलिटी में आप लक्ष्मीकांत एक रेफरेंस बुक। लोग यहाँ पे थोड़ा सा ये रहता है कि आप क्या करें, लक्ष्मीकांत पढ़ें या एस सी कश्यप का पढ़ें, ठीक है, या डी डी बसु का पढ़ें। सो आपके ऊपर डिपेंड करता है
मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स लक्ष्मीकांत फॉलो करते हैं बिकॉज लैंग्वेज बहुत सिंपल लिखा हुआ है और बहुत आसान से आप समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं सजेस्ट करूंगा यहाँ पे, आप पॉलिटी जब पढ़ रहे होंगे तो एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो ऐप है उसको डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, और जिस चैप्टर को आप लक्ष्मीकांत में पढ़ रहे हैं, ठीक है, लाइक मान लीजिए आपने प्रेसिडेंट चैप्टर पढ़ना शुरू किया या पार्लियामेंट चैप्टर आपने पढ़ना शुरू किया, अब उसमें लिखा हुआ है कंपोजिशन ऑफ द लोकसभा। सो आप अपना ऐप में भी देखिए कि पार्लियामेंट जहाँ दिया हुआ है, ठीक है, जिस चैप्टर में या पार्ट में, पहले पार्ट के अंदर में चैप्टर्स हैं, तो चैप्टर जनरली ऐप में मेंशन नहीं किया हुआ है, पार्ट मेंशन किए हुए हैं। सो यूनियन वाले पार्ट में आएगा, तो यूनियन वाले पार्ट में आप जाकर देख रहे हैं पार्लियामेंट, और उसमें थोड़ा सा आप क्या करेंगे कि लक्ष्मीकांत में, ठीक है, उसके आसपास में आर्टिकल लिख दीजिए, ठीक है, कि पार्लियामेंट के रिलेटिव ये आर्टिकल आता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 79 नंबर आर्टिकल जो है दैट डील्स विद द पार्लियामेंट, 80 बात करता है कंपोजिशन ऑफ द आपका राज्यसभा, ठीक है। सो ये अगर है 81 उस तरह से 82 81 लोकसभा, 82 सेंसस वाला एडजस्टमेंट वगैरह की बात कर रहा है। सो जो ये आर्टिकल्स लिखे हैं, अब इसमें से इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो मान लीजिए कभी बात कर रहा हो लोकसभा के बारे में कि मेंस में अगर क्वेश्चन आ गया कि कंपोजिशन ऑफ लोकसभा डिस्कस कीजिए, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ इलेक्शन और सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। सो आप अगर ये आर्टिकल जब मेंस के आंसर लिखते समय अगर रेफर कर रहे होंगे, सो ये आपके आंसर को थोड़ा एडवांटेज देता है, ठीक है, मार्क्स ज़्यादा मिलने की संभावना होती है एज कम्पेयर टू अदर कैंडिडेट्स हु हैव नॉट मेंशन दिस आर्टिकल। ये जनरली आर्टिकल्स लक्ष्मीकांत में जब वो चैप्टर को डील कर रहा होता है जनरली मिस किया है, ठीक है, नहीं है, तो आप उसको आसपास में लिख लीजिएगा, तो आपको एडवांटेज देगा। जब आप पढ़िएगा तो आपके सामने वो आर्टिकल देखेगा, तो फिर बार बार आपको ऐप, जब किताब पढ़ रहे होंगे लक्ष्मीकांत को, तो बार बार आपको ऐप नहीं देखना पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये आपको एक बार में भी नहीं हो सकता है, आपको ऐसा लगेगा कि पॉलिटी में मेरा आर्टिकल ऐसे याद हो जाए। तो जनरली मैं जो किया करता था, मैं अपना बता दूं कि मैं जैसे बैठा हुआ हूँ, कुछ मान लीजिए पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, नहीं मन कर रहा है, तो मैंने ऐप निकाला और थोड़ा 2-4 आर्टिकल्स जो रिसेंटली मैंने जो चैप्टर्स पढ़ा है पॉलिटी का उसको मैं पढ़ लेता था। तो या मैं ट्रेवल कर रहा हूँ मान लीजिए, तो उस दौरान मैं ऐप निकाल करके वो कॉन्स्टिट्यूशन का उसको मैं देख लेता था। तो वैसे करते करते मुझे मोर देन 200 आर्टिकल्स याद हो गए थे, और जिसको मैंने एग्जामिनेशन में यूज भी किया, ठीक है। सो जनरली पूछता रहता है ना। आपको मैं बता दूं, पॉलिटी ऐसा नहीं कि जो आर्टिकल आप यूज कर रहे हैं ऐसा दिमाग में मत रखिएगा केवल पॉलिटी में यूज कर पाएंगे, आप जब सोशल इश्यूज लिख रहे होंगे वहाँ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सोशल जस्टिस का पेपर है पेपर 2 में ही, आप वहाँ भी यूज कर सकते हैं उसको लिखते समय, ठीक है। पूरा डीपीएसपी आप देखो, पूरा डीपीएसपी सोशल जस्टिस की ही बात करता है, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस की, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स आपकी पॉलिटिकल जस्टिस की बात कर दी है, तो सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस ये पूरा देखो आप, सोशल इश्यूज और इसके बात हो रही है, तो आप वहाँ लिख सकते हो। मान लो आप लेबर कोड की बात कर रहे हैं, अब लेबर कोड इकोनॉमिक्स के पेपर में आ सकता है, ठीक है, या सोशल इश्यूज में भी आ सकता है बाय द वे, तो मेजर लेकिन क्वेश्चन चांसेस है इकोनॉमिक्स के में आना। तो अगर आया, अब आप बता सकते हो कि जब वो बात कर रहे हैं कि मिनिमम वेजेस देने की, ऑलरेडी इट इज मेंशन्ड इन डीपीएसपी। अगर आप जैसे मैटरनिटी बेनिफिट की बात करते हैं, मैटरनिटी बेनिफिट के बारे में भी डीपीएसपी में मेंशन किया हुआ है। तो आप अगर वो आर्टिकल रेफर करोगे ना, इकोनॉमिक्स का पेपर लिख रहे हो लेकिन आपने रेफर कर दिया, सब्सटेंशिएट किया चीजों को कि ऑलरेडी इट इज ऑल्सो मैंडेटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, नो कंपल्सरी नहीं है, बट गवर्नमेंट को एक गाइडलाइन दिया है अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आप इस तरह से यूज कर सकते हो। आप मान लो यूनिटी की बात आ रही है, ठीक है, ऑलरेडी लिखा हुआ है। आप अगर फंडामेंटल ड्यूटीज को पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि हमें वी नीड टू फॉस्टर और प्रमोट ब्रदरहुड एंड फ्रेटर्निटी अमॉन्ग द सिटीजन्स, ऑलरेडी फंडामेंटल ड्यूटीज में लिखा हुआ। तो आप रेफर कर सकते हो जब आप यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात कर रहे थे फंडामेंटल ड्यूटीज को, ठीक है। तो एक रेफरेंस, मैं ये आपको ये इसलिए बताया केवल कि कैसे एक टॉपिक्स, ऐसा नहीं कि हमारा नॉलेज जो पॉलिटी का केवल हम पॉलिटी में यूज करेंगे, वी कैन यूज इट while writing the answer of economics if I can in social issues, social justice, ठीक है। इनफैक्ट हिस्ट्री एक बार क्वेश्चन आया था मॉन्यूमेंट्स के ऊपर मेंस में, आई थिंक 2018 में। सो कंजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, नो, आप आर्टिकल
भी है DPSP के अंदर में। सो वहाँ आप, और इनफैक्ट फंडामेंटल ड्यूटीज में भी लिखा हुआ है कि हमारा इट इज़ आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट दीज मोनूमेंट्स। ठीक है, सो आप ये दोनों लिख सकते हो कि इट इज़ नॉट ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट नो टू प्रोटेक्ट द मोनूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, बट इट इज़ ऑल्सो आवर फंडामेंटल ड्यूटी टू डू सो। अब आप देखो, आपको लग रहा है, अब वो अगर आंसर पढ़ रहा होगा इस तरह से, अगर वो इंटीग्रेशन ऑफ नॉलेज देखेगा, अगर कोई जो चेक कर रहा है इवेल्युएटर, ऑब्वियसली ही विल बी मोर इम्प्रेस्ड नो एंड ही विल गिव यू मोर मार्क्स। सो ये इंटीग्रेशन भी साइमल्टेनियसली ध्यान रखना है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो कहाँ यूज हो सकता है। ठीक है, सिमिलरली आप इकोनॉमिक्स के लिए भी यही करेंगे, जो भी सब्जेक्ट्स हैं सेम पैटर्न होगा। अगर एनसीईआरटी है उसके लिए अवेलेबल तो पहले एनसीईआरटी पढ़िए 12th तक, और उसके साथ साथ एक रेफरेंस बुक पढ़ते जाइए। ठीक है, और उनका नोट्स बनाते जाइए। बाद में ये नोट्स ही हमें बार बार रिवाइज करने हैं। यहाँ एक ध्यान रखने वाली बात है, डोंट रीड मोर देन वन रेफरेंस बुक। It is more important to revise the same notes and same reference book again and again rather than reading more than one reference book, ठीक है, for the same subject। आप कंफ्यूज हो जाओगे और जो चीज़ें आपके दिमाग में रहनी चाहिए थी वो भी नहीं रह पाती हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है। एक स्टैंडर्ड आप देखेंगे, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स वही स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक फॉलो करते हैं, आप उसको फॉलो कीजिए, बार बार पढ़िए। अगर नोट्स आपने बनाए उससे बहुत क्लैरिटी नहीं आ रही, बहुत समय होता है आप बनाएंगे नोट्स, कुछ दिन के बाद रिवाइज करेंगे तो हो सकता है आप भूल जाएंगे, बहुत चीज़ रिकॉल नहीं कर पाएंगे। एनसीईआरटी अब लेकिन नहीं पढ़ेंगे, एक बार नोट्स एनसीईआरटी का बन गया बस उसी को रिवाइज करना है। इसके अलावा हम रेफरेंस बुक को ही बार बार पढ़ सकते हैं, टाइम परमिट करे। नोट्स बना लें तो बहुत अच्छी बात है, रेफरेंस बुक का भी, और उस नोट्स को बार बार रिवाइज करते रहेंगे। ठीक है, बहुत टाइम होता है यार, उतना बड़ा उतने मोटे मोटे बुक्स का कैसे बनाएंगे, ठीक है आप अंडरलाइन कर लो फिर, अगर नहीं है पॉसिबल उस ढंग का तो, लेकिन अगर कर लेते तो ज़्यादा अच्छा था। नहीं कर पाए तो ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, वो रेफरेंस बुक मुझे बार बार पढ़ना पड़ेगा फिर, एंड कोई दिक्कत नहीं है अगर अंडरलाइन किया हुआ है कीवर्ड्स, उसको रिवाइज करने में बहुत मुश्किल नहीं आता है, और जितना एक ही रेफरेंस बुक को रिवाइज करेंगे उतना अच्छे से आपको सारे टॉपिक्स याद हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट? इसके अलावा आप जो करेंगे मेंस के लिए, जैसे आप जो टॉपिक ख़त्म किया है, मान लीजिए अभी मैं बात कर रहा था पॉलिटी के में, तो आपने पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ लिया, सपोज कीजिए एग्जांपल, आपने पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ लिया। आप एक तो यूपीएससी का जो 25 ईयर्स के क्वेश्चंस बैंक आते हैं उसको खरीद लीजिएगा। ये क्वेश्चन बैंक केवल क्वेश्चन वाले, क्वेश्चन आंसर वाले मत खरीद लीजिएगा, कोई काम नहीं आएगा। क्वेश्चंस वाले को खरीद लिया, जो क्वेश्चन केवल जिसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब आपको देखना है कि वो सेग्रीगेट भी कर देते हैं टॉपिक वाइज, और नहीं भी किया है कोई बात नहीं, आप उठाइए पॉलिटी में देखिए क्वेश्चन जो पीछे पूछे गए उसमें से क्वेश्चंस में देखिए कि पार्लियामेंट मैंने खत्म किया, पार्लियामेंट से कौन कौन से क्वेश्चन है। अब उन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करने का कोशिश करो, और ये उसी दिन जैसे खत्म हो गया वो टॉपिक पार्लियामेंट का, अब मैं पार्लियामेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया मैं अटेम्प्ट करने का कोशिश करूंगा। ठीक है, वहीं पे आप उसका स्ट्रक्चर बनाइए कि क्या इसका इंट्रोडक्शन में कैसे हम लिखेंगे। देखिए, इंट्रोडक्शन लिखने का तरीका, ये आंसर राइटिंग का तरीका आपको डेवलप करना होगा साइमल्टेनियसली। ऐसा नहीं है कि आप अचानक से प्रीलिम्स दे लिया उसके बाद हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस शुरू करेंगे। आंसर राइटिंग कैसे करेंगे मैं बता दे रहा हूँ। सो लाइक इंट्रोडक्शन, अब देखिए अगर टॉपिक पे एक तो इंट्रोडक्शन होता है जो करंट में किसी कारण से न्यूज़ में होगा, सो वाई इट वाज इन न्यूज़, उसको मिला के इंट्रोडक्शन दे देंगे, या उसका कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है उसको आप इंट्रोडक्शन बना लें। और पॉलिटी में अगर कुछ नहीं समझ में आए तो अगर आपको आर्टिकल याद है तो उस आर्टिकल को रेफर करते हुए बना दीजिए। फॉर एग्जांपल इलेक्शन कमीशन का मान लीजिए क्वेश्चन आता है कुछ भी, ठीक है, सो आर्टिकल 324 प्रोवाइड्स फॉर द इलेक्शन कमीशन एंड विच हैव बीन एम्पावर्ड फॉर, जो पूरा आर्टिकल में लिखा है, सुपरिटेंडेंस डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द इलेक्शन ऑफ द ऑफिस ऑफ दिस आपने लिख दिया। सो ये एक रेडीमेड आपको हर टॉपिक के ऊपर जनरली तैयार हो जाता है दिमाग में, आप जब पढ़ेंगे तो इस टाइप का एक इंट्रोडक्शन तैयार कर लेंगे। अगर मान लीजिए कोई सोशल इश्यूज की बात करें तो वहाँ पे हम जनरली डेटा वगैरह रेफर कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए वो पॉवर्टी की बात कर रहा है, ठीक है, आपका इकोनॉमिक्स में भी पॉवर्टी है, सो जब पॉवर्टी की बात हो रही है
सो आप पॉवर्टी में कुछ डेटा लाइक आप बहुत सारे कमीशंस याद करते हो नहीं, अभी रिसेंट में चलता रहता है, से रंगराजन कमेटी का, ठीक है, उससे पहले सुरेश तेंदुलकर कमेटी जो अभी भी जिसके पॉवर्टी लाइंस अभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट करके रखा हुआ है, सो उसके अनुसार ही कुछ पॉवर्टी फिगर हैं ऑलरेडी, सो उस पॉवर्टी फिगर को कोट कर दिया इन इंट्रोडक्शन, ठीक है, या उससे रिलेटेड बहुत सारे इंडेक्स भी आ रहे हैं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, उसको कोट कर दिया इंट्रोडक्शन में। तो एक रिलेवेंट आपके दिमाग में होना चाहिए टॉपिक के अनुसार कि अगर कुछ आता है तो हमें क्या इंट्रोडक्शन में देना है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। एक आप ऑलरेडी एक एक्सेल शीट बना के रख लीजिएगा रिलेटेड टू इंडेक्स, ठीक है, वो इंडेक्स आप देखेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स में भी पूछता है, और देखिए मैं कैसे उस इंडेक्स को जनरली जो इसको लोग प्रीलिम्स के ढंग से याद करेंगे उसको कैसे मेंस में भी यूज करेंगे। सो आप इंडेक्स आप तैयार कर लो, लाइक कि कौन सा इंडेक्स कौन तैयार कर रहा है, ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, इसमें इंडिया का रैंक क्या है, ठीक है, और इसके पैरामीटर्स क्या हैं। मैं ये ध्यान रखेंगे सारे के पैरामीटर्स नहीं, जो हमारे टॉपिक में जिसका बहुत रिलेवेंस है, ठीक है, उसके पैरामीटर्स हम याद रखेंगे। ये आपको मेंस के आंसर राइटिंग में भी मदद करेगा। मान लीजिए बात बोलता है हाउ टू रिड्यूस पॉवर्टी, आपको अगर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के जो 10 पैरामीटर्स हैं, 3 हेडिंग के अंदर में नो टोटल 10 पैरामीटर्स आते हैं, अगर वो आपको पैरामीटर याद है 10, तो आप बता सकते हो कि ऑन व्हाट पैरामीटर्स वी नीड टू वर्क अपॉन, हम कहाँ पीछे हैं, कहाँ काम करना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली ग्लोबल हंगर इंडेक्स का रिपोर्ट आप देखना, वो बताता है, ठीक है, उसमें भी 4 पैरामीटर हैं, उस 4 पैरामीटर को 2 क्लब्ड हैं एक साथ, अगर उस 4 पैरामीटर को देखो तो आपको पता चलेगा कि वेयर वी नीड टू वर्क अपॉन। तो ये आपको मदद करता है। कभी इनफैक्ट आजकल तो यूपीएससी कभी कभी पैरामीटर्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ दे रहा है, ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स वाला पूछा था उस साल, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया तो 2 को क्लब करके एक में कर दिया गया था, तो साल क्वेश्चन भी पूछा था, ठीक है। लास्ट ईयर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाले रिपोर्ट में भी उसके इंडेक्स के लास्ट टू लास्ट ईयर आई थिंक पूछ दिया था कि इसमें से कौन से उसके इंडेक्स जो इंडेक्स जिसके बेसिस पे निकाला जाता है उसके में एक कौन सा पैरामीटर नहीं है, तो ये आपको याद होना चाहिए। इनफैक्ट तो जो इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा सारे इंडेक्स नहीं, जो इंडेक्स न्यूज़ में है बहुत ज़्यादा, ठीक है, या पिछले कुछ सालों में पूछा गया यूपीएससी ने, उन इंडेक्स को प्रिपेयर कर लेंगे। अब ये इंडेक्स आपको एग्जाम में मेंस का आंसर लिखने में मदद करेगा अगर पैरामीटर याद होगा। अगर आप रैंक याद रखें इंडिया का उसमें, तो आप बता सकते हो कि ये जो जैसे मान लीजिए ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में इंडिया का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का, सो अगर करप्शन रिलेटेड क्वेश्चन आया यू कैन राइट कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया का रैंक ये है, ठीक है, और यहाँ हम लैक कर रहे हैं, सो वो वैलिड इंट्रोडक्शन बन जाता है। फिर आपका बॉडी, सो बॉडी पार्ट मैं जनरली सजेस्ट करता हूँ कि या मैंने भी किया, इफ क्वेश्चन इज ऑफ 10 मार्क्स, ट्राई टू आइडेंटिफाई एट लीस्ट 2 सब हेडिंग्स on which you can write, या 2 part of the question, I mean to say 2 part of the question on which you can write something. Similarly अगर मान लीजिए 15 नंबर का क्वेश्चन है, so try to find 3 parts of the question. बहुत समय में क्वेश्चन में पार्ट्स बहुत क्लियर नजर आएंगे कि हाँ ये लिखना है, ठीक है, ये एक पार्ट बनेगा, ये एक पार्ट है, तीसरा ये पार्ट है। नाउ हर पार्ट पे आप 3 से 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, मैक्सिमम 5 पॉइंट्स लिख दो, 15 पॉइंट हो जाएंगे, बहुत अच्छे हैं। इतना आपने अगर यूपीएससी एग्जामिनेशन में लिख दिया, यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स। सिमिलरली अगर मान लो आप 10 नंबर का क्वेश्चन लिख रहे हो, सो 2 पार्ट आपके क्वेश्चन के टूट गए हैं, 5-5 पॉइंट दोनों में लिख दो। इतना हर क्वेश्चन में लिखने का टाइम नहीं मिलेगा, मैं एक मैक्सिमम बता रहा हूँ। आप अगर टाइम पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम है, यू कैन राइट 3 to 4 पॉइंट्स ऑल्सो, ठीक है। ये नहीं हो सकता कि हर में आई विल राइट 5 पॉइंट्स इन ईच पार्ट, दैट इज नॉट पॉसिबल इन एग्जामिनेशन अनलेस अंटिल योर राइटिंग स्पीड इज एक्सट्रीमली फास्ट, ठीक है। सो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट सॉल्यूशन, सॉरी इंट्रोडक्शन हुआ, बॉडी हुआ, कंक्लूजन। सो कंक्लूजन लिखते समय वे फॉरवर्ड जो जनरली बोलते हैं लोग, सो वे फॉरवर्ड गिव सम फ्यूचरिस्टिक एस्पेक्ट, और जो आपने पूरा अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, सो जो वाट एवर यू हैव रिटन नो इन इंट्रोडक्शन एंड बॉडी, ऑन द बेसिस ऑफ दैट मेक अ फाइन एंड शॉर्ट कंक्लूजन, ठीक है। कहीं कहीं आपको वे फॉरवर्ड लिखने का मौका मिल जाएगा, सो वे फॉरवर्ड विल बिकम योर कंक्लूजन, ठीक है। ये आपको हर टॉपिक के साथ मतलब जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके साथ आपको आंसर राइटिंग करते समय इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। सो मैंने
अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बात आती है, कुछ लोग के मन में होता है कि न्यू एनसीईआरटी पढ़े या ओल्ड एनसीईआरटी। ठीक है, इफ़ यू हैव द एसेस ऑफ न्यू ओल्ड एनसीईआरटी, रीड इट। अगर नहीं है, नो इशू, रीड द न्यू एनसीईआरटी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ओनली द पीपल हु हैव रेड ओल्ड एनसीईआरटी हैज क्लियर्ड दिस एग्जामिनेशन। नो, द पर्पस ऑफ एनसीईआरटी इज टू मेक आवर बेस स्ट्रांग। ठीक है, सो वी कैन मेक आवर बेस स्ट्रांग बाय रीडिंग न्यू एनसीईआरटी ऑल्सो। सो केवल इस चक्कर में हम अपना टाइम बर्बाद नहीं कर सकते, सोच सोच के परेशान नहीं हो सकते हैं कि आई डू नॉट हैव द एसेस ऑफ ओल्ड एनसीईआरटी, सो हाउ आई कैन रीड इट। ठीक है, बाय रीडिंग न्यू एनसीईआरटी ऑल्सो वी कैन प्रोसीड फर्दर। ठीक है, करेंट अफेयर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। करेंट अफेयर्स के लिए यू विल हैव टू रीड द न्यूज़पेपर ऑन डेली बेसिस। ठीक है, मैं जनरली जब कहा करता हूँ, जो लोग लाइक जो मुझसे क्लोज इंटरेक्शन करते रहते हैं, कि कुछ लोगों की होती है जैसे पूजा की हैबिट, बिना पूजा किए हुए नहीं खा सकते हैं सुबह सुबह, नहीं तो सुबह हनुमान चालीसा है जो भी है वो पढ़ लेते हैं। सो जो इस तरह से रिलीजियस लोग होते हैं ना कि हर दिन पूजा करके ही खाएंगे, आपको समझ लो न्यूज़पेपर आपके लिए उतना एक रिलीजियस टेक्स्ट हो जाएगा। ठीक है, हर दिन हम नाश्ता नहीं करें, खाना नहीं खाए चलेगा, बट आई हैव टू रीड द न्यूज़पेपर। हर दिन पढ़ना है। नाउ देर आर टू जनरली, या तो आप पढ़ सकते हैं हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस। ठीक है, दोनों पढ़ने मत जाइएगा कि नो आई विल रीड हिंदू ऑल्सो, आई विल रीड इंडियन एक्सप्रेस ऑल्सो, इट विल नॉट सर्व द पर्पस। रीड वन, आइदर हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। ठीक है, आप जिसके साथ कंफर्टेबल हो, बोथ आर इक्वली गुड न्यूज़पेपर। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, अब प्रॉब्लम ये होगा कि इसमें से कौन से चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉब्लम तब ज़्यादा होता है इफ़ यू हैव नॉट रिमेंबर्ड व्हाट इज द सिलेबस ऑफ यूपीएससी। ठीक है, if you have remembered the UPSC of syllabus of UPSC, you will not face much problem। ठीक है, क्योंकि आपको पता होता है कि यूपीएससी में ये सिलेबस में है, सो मुझे ये चीज़ें रेलिवेंट है इस न्यूज़पेपर में दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल न्यूज हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, किस नेता ने क्या बोला, बोलने दीजिए। आप हेडिंग पढ़िए, बट उसके बारे में बहुत डिटेल में मत पढ़ते रहिए, इट विल वेस्ट योर टाइम। ठीक है, मर्डर हो गया, नहीं, नॉट रेलिवेंट। लेकिन मान लीजिए वहीं पे एनसीआरबी का रिपोर्ट है, दैट इज रेलिवेंट। क्यों? विमेन टॉपिक है हमारे यहाँ, चिल्ड्रन का टॉपिक है, ओल्ड एज का टॉपिक है हमारे यहाँ सोशल इश्यूज के अंदर में। सो क्राइम अगेंस्ट विमेन हम बात कर सकते हैं। अगर रिपोर्ट लिखा हुआ है, एनसीआरबी का रिपोर्ट है, तो हम उसके थ्रू बैकिंग देंगे कि लास्ट ईयर दिस मच क्राइम अगेंस्ट विमेन वेर रजिस्टर्ड, और क्राइम रेट में बढ़ा या घटा, ये इंपॉर्टेंट बन सकता है इनफैक्ट वाइल राइटिंग एसे ऑल्सो। ठीक है, मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, आपको एक जगह दिखा कहीं नेशनल पार्क के बारे में। अब वो नेशनल पार्क किस कारण से न्यूज में था, उस नेशनल पार्क को नोट कर लिया एनवायरनमेंट वाले पार्ट में। ठीक है, नेशनल पार्क था कहाँ। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे इन्वायरमेंट में जनरली लोगों को प्रॉब्लम होता है इकोलॉजी इन्वायरमेंट में कि कैसे तैयारी कर लें, तो आप एक स्टैंडर्ड जो आपने रेफरेंस पढ़ा वो ठीक है। अब ये करंट अफेयर से भी तैयारी उसमें जरूरी हो जाती है। सो लाइक न्यूज में कोई नेशनल पार्क आया, उस नेशनल पार्क के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे ऑन डिटेल, विकीपीडिया पे गूगल कर लेंगे। ठीक है, क्या है वहाँ का मेन फ्लोरा फौना। ठीक है, या कुछ स्पेशल फीचर होता है किसी नेशनल पार्क का या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, तो स्पेशल फीचर क्या है। ठीक है, ये हम अपने नोट्स में डाल लेंगे, किस स्टेट में लोकेटेड है। आप देखेंगे कि मैक्सिमम टाइम्स जो ऐसे नेशनल पार्क बोलते हैं, यार हमारे यहाँ तो मोर देन 100 नेशनल पार्क, हाउ आई कैन रिमेंबर ऑल मोर देन 100 नेशनल पार्क। नो, यू डोंट हैव टू रिमेंबर ऑल्सो। वो चाहत एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं, बट वही एक्सपेक्ट ये करते हैं कि यू मस्ट बी एन अवेयर्ड एस्पिरेंट। नो, यू मस्ट नो व्हाट इज हैपनिंग इन एंड अराउंड यू। सो इफ यू आर रीडिंग न्यूज पेपर, मेक नोट्स ऑफ दिस थिंग्स कि आपको ये मिला कि ये नेशनल पार्क था तो मैंने नोट्स बना लिया। अब ये आप देखेंगे कि मैक्सिमम टाइम वैसे पूछे गए हैं जो उस साल न्यूज में थे। ठीक है, आपने नोट नहीं किया था, आप वही जो एकदम नोन वाले नेशनल पार्क थे आप उसी को याद करने में लगे हुए थे 10-15 कि हाँ ये वाले याद रहने चाहिए, और वो पूछ नहीं रहा है, उसको भी पता है कि हाँ ये 10-15 तो सब रट के बैठे रहते हैं। व्हाट इज द यूजफुलनेस ऑफ आस्किंग सच क्वेश्चन? सो दे विल ट्राई टू आस्क नो सच questions if you are not aware
यू विल नॉट बी एबल टू आंसर. सो वो तभी हो सकता है कि आप जब न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं उस ढंग से, जो रिक्वायरमेंट है यूपीएससी का. सेम चीज़ होगा पॉलिटिकल. मान लीजिए आप देखना, इन जनरल एडिटोरियल में बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स डिस्कस किए जाते हैं. ठीक है, लाइक मान लीजिए राइट टू डाई के ऊपर डिस्कशन हो रहा है. सो उसमें आप देखेंगे कोर्ट के जजमेंट भी दिए होते हैं. तो जो जजमेंट आपको सूट कर रहा है आपके आंसर के अनुसार, आपको लग रहा है कि नहीं दिस इज इंपॉर्टेंट जजमेंट, ठीक है, सारे जजमेंट्स का नहीं लिखते रहेंगे हम. कोशिश ये होता है कि अगर मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठा हुआ था और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का उसमें मेंशन किया हुआ है जजमेंट्स, तो उसको हम लिख लेंगे. अगर मान लीजिए नहीं ही बैठा है तो हम क्या करेंगे, एक पहले का, नो, लेट से कि 10-15 साल पहले कोई जजमेंट आया होगा वो दिया होगा, और एक रिसेंट जजमेंट आया होगा जिसके कारण न्यूज़ में था, तो उसका सो एक दो पहले का, एक दो आगे का, मैक्सिमम 4. इतना भी बहुत ज़रूरी नहीं. हर टॉपिक पे अगर 2 जजमेंट भी मिल जाए बहुत हो जाता है एग्जामिनेशन में लिखने के लिए. तो जजमेंट्स का भी एक अलग से ही नोट्स बनाएंगे टॉपिक वाइज कि हाँ ये जजमेंट से रिलेटेड, तो ताकि एक लास्ट टाइम पे जब रिवीजन कर रहे होंगे तो एक इंडेक्स का नोट्स है हमारे पास, इंडेक्स रिवीजन कर लिया. एक यूपीएससी का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का है तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जल्दी से देख लिया कि हाँ हाँ कहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्या बोला था, ताकि अगर हम जब लिखने जाएंगे मेंस में तो वहाँ यूज आ जाएगा. या यूपीएससी एसए का पेपर लिख रहे हैं, अगर वहाँ जरूरत पड़ा तो वहाँ भी यूज कर लेंगे. ठीक है, तो ये काम कर सकता है. सिमिलरली एक हमें बनाना चाहिए कमेटी का. बहुत सारी कमेटी बनाते रहते हैं, तो कमेटी आपका इकोनॉमिक्स का अलग होगा, पॉलिटी का अलग होना चाहिए. ठीक है, तो सेग्रीगेट करके रख लेंगे तो ज़्यादा आसान हो जाता है. सो कमेटी बनी, किस पर्पस के लिए बनी, अगर उसका रिकमेंडेशन आ गया तो क्या रिकमेंडेशन दिया है. कभी कभी ये आपको काम देगा कि वे फॉरवर्ड में लिखने के लिए, और वे फॉरवर्ड में कुछ नहीं करना है. यही कमेटी जो बनी थी, अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ गया है उस टॉपिक के ऊपर में, तो उस कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दिया था हम वही रिकमेंडेशन वे फॉरवर्ड में लिख देंगे और नीचे लिख देंगे कि हाँ दिस कमेटी हैज सजेस्टेड सर्टेन रिफॉर्म्स नो विच द गवर्नमेंट नीड टू कंसिडर. ऐसे करके खत्म कर सकते हैं. और रिलेवेंस बना देता है. आप बता रहे हैं कि आपने कंप्रीहेंसिव तैयारी की है, आपको सब कुछ याद है. आप देखो ये प्रीलिम्स में भी काम देगा. ये चीज़ें प्रीलिम्स में भी पूछ सकता है कि ये कमेटी किस टॉपिक से रिलेटेड है, तो वहाँ भी आपका सॉल्व हो गया. मेंस में इसी का हमने यूज कर लिया. ठीक है, सो आप अगर इस ढंग से तैयारी करेंगे तो आपको कहीं नहीं फंसेगा. ऐसा नहीं होगा कि हाँ जो आपने प्रीलिम्स में यूज किया, नॉलेज गेन किया है, वो आपको मेंस में काम ना आए. ये मेरा मतलब था कंप्रीहेंसिव तैयारी की. इंटरव्यू में भी यही काम. धीरे धीरे आप एज ए पर्सन आप इवॉल्व करते जाएंगे. आपको पता चलेगा कि नहीं हाउ टू बिहेव, हाउ टू स्पीक. ठीक है, तो ये जो ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन आपके बिहेवियर में आ रहा होगा, दैट विल हेल्प यू इन इंटरव्यू ऑल्सो. हाँ, थोड़ा सा स्पेसिफिक प्रिपरेशन हो जाएगा. अब वो मैं उस पार्ट पे आ जाता हूँ कि स्पेसिफिक जो 3 महीने का जो या 2 महीने का प्रीलिम्स के पहले वाला फेज मैं बता रहा था, उसमें केवल मैं ये बोलता हूँ कि ठीक है आप उस समय ऑप्शनल पेपर नहीं पढ़ेंगे. बाकी टाइम आप ऑप्शनल की भी तैयारी, ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है आपका उसकी भी तैयारी कर रहे होंगे, बट लास्ट के 2 या 3 महीने आप ऑप्शनल सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं. उस टाइम का आप यूटिलाइज कर लेते हैं प्रीलिम्स स्पेसिफिक पढ़ने में. सो आप बेसिकली क्या करते हैं, पूरा रिवीजन करना स्टार्ट कर देते हैं सारे सब्जेक्ट्स का जो प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे. ठीक है, करंट अफेयर्स का रिवीजन, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन, इन सब का रिवीजन आप उस दौरान करना शुरू कर देते हो. ठीक है, थोड़ा वर्ल्ड मैप आप एक चीज़ और ध्यान रखेंगे. अगर मैप भी जनरली होता है कि मैप कैसे याद किया जाए, क्योंकि आजकल वो लोकेशन वगैरह भी पूछ दे रहे हैं. ठीक है, कौन सा ये सिटी का नाम लिख देते हैं, कहाँ पर है, मैच करवाने का क्वेश्चन होता है जनरली. या इंडिया के अंदर में ही आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक ट्रेवल करवा देते हैं, बोलते हैं कितने, एक सिटी का नाम दे देगा, 2 सिटी का नाम, 2 डिफरेंट स्टेट्स में होंगे, बोलेंगे कि यहाँ से यहाँ जाना है, कितने स्टेट्स को मिनिमम क्रॉस करेंगे. तो ये मैप वर्क ऐसा नहीं हो सकता है कि आप एक दिन में तैयार हो जाएगा. सो आप जो भी, या तो ब्लैक स्वॉन या ऑक्सफोर्ड स्कूल वाली जो एटलस है, आप उसको हर दिन मैप से जो पीएससी के क्वेश्चंस के पैटर्न पे आप दिमाग में बैठाना शुरू कीजिए. मैप को हर पेज को धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट कीजिए, दिमाग में मेमोराइज कीजिए. अगर हो सके तो मैप का प्रैक्टिस भी कीजिए, ताकि ज्योग्राफी का आंसर लिख रहे हो या मान लीजिए जहाँ भी जरूरत पड़े, इंटरनेशनल रिलेशन का क्वेश्चन लिख रहे हो, अगर लग रहा है आपको मैप बनाने का जरूरत दिख रहा है, सो यू कैन मेक दी मैप्स इन दी मेन्स आंसर ऑल्सो. ठीक है, और यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो आप न्यूज़ में पढ़ रहे हो, इंपॉर्टेंट आपको प्लेसेस न्यूज़ में आ रहे हैं बार बार, उनको थोड़ा मैप में लोकेट करो, वेयर दे आर. ठीक है, वो आप जब मैप में देखोगे, लोकेट करोगे, धीरे धीरे आप अपने आप दिमाग में आने लगेगा, आप एग्जामिनेशन में आंसर कर पाओगे. ठीक है, सिमिलरली अगर आप मैप से अवेयर हैं कि कौन से कंट्री कहाँ पे हैं, सो वर्ल्ड हिस्ट्री को समझने में या इंटरनेशनल रिलेशन को ओवरऑल समझने में बहुत मदद मिलेगी आपको. ठीक है, सो आप हर दिन कर सकते हो कि हाफ एन आवर शुरू में
टाइम देते जाओ कुछ महीनों तक, जब तक कि मैप एक क्लियर पिक्चर वर्ल्ड का और इंडिया का दिमाग में जब तक कि बैठ ना जाए। तो ग्रेजुअली हाफ एन आवर एवरी डे, सो 1-2 पेज पढ़ते चले गए, वैसे दिमाग में बैठाते चले गए, हाँ ये यहाँ पे लोकेटेड है, ये इंपॉर्टेंट फीचर्स ऐसे यहाँ पे हैं, नॉर्थ साउथ वैसे, ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, करंट अफेयर्स हो गया। हाँ, इसके अलावा आप अपने करंट अफेयर्स के नॉलेज को एक किसी भी मैगजीन से और उसको इनरिच कर सकते हो। सो आप डिपेंड, आपको जिसका मैगजीन, मंथली मैगजीन अच्छा लगता है। इन जनरल विजन आईएएस का मैगजीन जनरली लोग बोलते हैं बहुत अच्छा है, मैंने भी पढ़ा है एक आध बार, बहुत एक अटेम्प्ट में, बाकी टाइम तो मैंने नहीं पढ़ा था, मैं कम्प्लीटली रिलाई करता था न्यूज़पेपर पे, हिंदू पे। सो अगर आपको लगता है कि नहीं आप नहीं कर पा रहे हो उस ढंग से, तो एक मैगजीन पढ़ सकते हो, लेकिन ध्यान रखना मंथली मैगजीन कैनॉट सब्स्टिट्यूट द न्यूज़पेपर, it can supplement, it cannot substitute, so you have to read the newspaper on daily basis। और एक मंथली मैगजीन जब उस महीने के अंत में आता है, एक महीने के बाद दूसरे महीने के अंत में आता है इनफैक्ट, तो एज ए रिवीजन की तरह आपका मटेरियल काम कर सकता है, और आपको लगता है कि हाँ ये मैंने जो पढ़ा था इसमें ये पॉइंट मैंने नहीं मिस कर गया था, तो ठीक है आप उसको नोट कर लो। ठीक है, ये आप कर सकते हो। इसके अलावा मैगजीन्स, योजना, कुरुक्षेत्र, पता नहीं क्या क्या लोग फैला देते हैं, नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, पहले सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाए, जो रिक्वायर्ड है उतना पढ़ लें, और उसके बाद आपको लगता है इतना करने के बाद आपके पास टाइम बच रहा है, देन यू कैन रेफर इट। ठीक है, बहुत ज़्यादा है सो यू कैन रेफर योजना, क्योंकि वो एकदम यूपीएससी के जो टॉपिक्स लिखे हुए ना उसके ऊपर करके आता है, सो वहाँ से आपको नॉलेज गेन हो जाएगा। लेकिन आप जब अगर एक मैगजीन जो मंथली मैगजीन जो कोचिंग वाले का है लाइक विजन आईएएस, अगर उसको आप रेफर कर रहे होंगे तो वो ऑलरेडी उससे मटेरियल निकाल के लिख लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि ज़रूरत है कि आप अलग से कोई और मैगजीन फॉलो करो किसी का। ठीक है, इसके बाद एक बात आती है कि आपको पूरा प्रिपरेशन हम जब शुरू कर रहे हैं तो कितने घंटे पढ़ें। देखिए, ये हर एक इंडिविजुअल का डिसीजन होता है, इट इज़ द डिसीजन ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हाउ मच आवर और हाउ मेनी आवर्स दे नीड टू रीड। ठीक है, मान लीजिए यू हैव द बैकग्राउंड ऑफ आर्ट्स एंड यू वेर द गुड स्टूडेंट ऑफ आर्ट्स, नो, ऑफ योर सब्जेक्ट, so you will feel comfortable, so you may have to you may feel comfortable after reading 6 to 7 hours in a day। लेकिन मान लीजिए you were the student of science and you have forgotten everything, हो सकता है you may not feel comfortable in 6-7 hours of study on daily basis, you may feel that you may not be able to complete the syllabus of UPSC in time, so आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए हमारे टाइप कि आपने इंजीनियरिंग भी की और उसके बाद जॉब भी कर लिया, तो आपको लगता है जॉब करने के बाद तो और भी दिमाग जो पढ़ा था, अगर आप पढ़ रहे थे और साइमल्टेनियसली उसके बाद आपने तैयारी शुरू कर दी तो कुछ दिमाग में भी रहता भी है, लेकिन आपने 2 साल से ज़्यादा कुछ काम भी कर लिया है तो बहुत चीज़ भूल जाएंगे आप, दिमाग से उतर जाएगा। ठीक है, सो हो सकता है फिर आपको ज़्यादा पढ़ने का जरूरत पड़ सकता है, हो सकता है 10 घंटे से भी ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत पड़ रही हो एक दिन में। ठीक है, मान लीजिए आपने मीडियम भी मैं यहाँ जोड़ दे रहा हूँ कि आप हिंदी में पढ़ा था आपने बचपन में और बाद में आपने इंजीनियरिंग इंग्लिश में की, अब 4 साल ने इंग्लिश हिंदी भी नहीं पढ़ा, 4 साल से आप लगातार इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, अब क्या करें, मीडियम हिंदी चुने या इंग्लिश चुने। सो थिंग बात यह है कि आपको अल्टीमेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्विस में मोस्ट ऑफ द काम इंग्लिश में ही करने हैं, हम वीक रखें ही क्यों इंग्लिश को, तो या तो हम मेहनत कर लें इंग्लिश पे, इंप्रूव करके हम तैयारी कर लें इंग्लिश मीडियम में, नहीं, लेकिन आप हिंदी मीडियम में भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, हिंदी मीडियम से भी सिलेक्शन होता है। आपको जो कम सिलेक्शन दिखाया था कि मैक्सिमम सिलेक्शन इंग्लिश मीडियम से हो रहा है, रीजन इज दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन दे आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम। ठीक है, अगर हिंदी परसेंटेज में अगर देखें तो ऐसा नहीं है कि परसेंटेज खराब है, जो हिंदी मीडियम से अपीयर कर रहे हैं उनके सिलेक्शन में percentage is good, but since less number of people are appearing in civil services examination from Hindi medium, so less people get selected from Hindi medium, otherwise वहाँ से भी सिलेक्शन हो रहा है, तो मीडियम का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। लेकिन अगर आप, चूंकि रिसोर्सेज की जहाँ तक बात आती है,
रिसोर्सेज आर मोर अवेलेबल इन इंग्लिश मीडियम। ठीक है, इफ यू आर कंफर्टेबल विथ इंग्लिश, गो हेड विथ इंग्लिश। ठीक है, अगर आप इतना हिम्मत है कि आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर लो और देने के लिए तैयार हो एग्जाम, तो बेहतर है आप इंग्लिश मीडियम से दे लो। फॉर एग्जाम्पल इन माई केस, मेरा एजुकेशन जो था वो नवोदय विद्यालय से हुआ। वहाँ मैंने सोशल साइंस हिंदी में पढ़ा था, साइंस इंग्लिश में पढ़ा था। फिर मैंने जो इंजीनियरिंग कंप्लीट इंग्लिश, वर्क कल्चर इंग्लिश। प्रॉब्लम क्या हो गया कि मैं जो सोशल साइंस पढ़ा वो हिंदी में पढ़ा, तो मुझे इंग्लिश वाले वर्जन में सोशल साइंस के वर्ड्स जो स्पेसिफिक, हर सब्जेक्ट का कुछ स्पेसिफिक वोकैबुलरी होता है, वो मुझे पता ही नहीं था। अब मुझे वो तैयार करना था पहले, तो मैंने इसके ऊपर भी वर्क किया। जब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट किया, सो फर्स्ट आई ट्राई टू इनरिच माई वोकैबुलरी। सो न्यूज़पेपर पढ़ता था जब, तो उसमें से भी मैं 4-5 वर्ड जो मुझे लगते थे कॉमनली यूज हो रहे हैं, उसको मैंने नोट करना स्टार्ट किया। उसके कुछ सिनोनिम्स, ठीक है, एंटोनिम्स मैंने लिखना स्टार्ट किया, याद करना स्टार्ट किया। सो दैट हेल्प्ड मी इन इम्प्रूविंग माई वोकैबुलरी। ठीक है, उसका यूजेज करना स्टार्ट किया, तो ये भी मैंने किया है। तो अब अगर मैं ये भी कर रहा हूँ, एक एक्स्ट्रा काम है, तो आई विल हैव टू गिव मोर टाइम। ठीक है, मैंने इंग्लिश में पढ़ा नहीं था सोशल साइंस, अब मैं इंग्लिश मीडियम में तैयारी कर रहा था, तो मुझे तो पहले वोकैबुलरी, वो सेंटेंस फ्रेमिंग, सब कुछ एक दिमाग में पिक्चर बनना चाहिए जो सोशल साइंस का स्टूडेंट जैसे लिखते हैं। तो उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ता था। तो मुझे लगा कि मुझे ज़रूरत है 10 से 12 घंटे पढ़ने की, तो मैंने 10 से 12 घंटा पढ़ा। अगर आपको लगता है कि नहीं, यू कैन डू इट इन 6 to 7 आवर्स, देन इट इज़ ओके। आपको लगता है 8 से 10 घंटे में काम चल जाएगा, ठीक है। ये आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस डिसाइड करेगा कि आपको कितने घंटे कम से कम पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, सो इस पर कभी मत जाइएगा कि लोग क्या बोल रहे हैं और कितना घंटा पढ़ने के लिए बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं 5-6 घंटे में तैयारी कर ली, वो थोड़ा सा डाउटफुल है। 5-6 घंटे पढ़ के तो नहीं हो पाता है, क्योंकि इतने लोग हैं मेहनत करने वाले कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ध्यान रखेंगे तो आप अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस ध्यान में रखते हुए पढ़िए। हाउ टू प्रिपेयर पैरेलल टू कॉलेज। देखिए, आई थिंक कि सबसे अच्छा है, आप कॉलेज में जनरली होता है कि आप जब जाते हो तो बस कॉलेज के क्लास आवर तक थोड़ा सा पढ़ा, बाद में आप मस्ती में निकाल देते हो। अगर आप डिसाइड कर लियो कॉलेज जाने से पहले कि नहीं मुझे ये तैयारी करनी है, सो लाइक कि जो आपने ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट रखा है, क्यों ना हम उसको इस ढंग से तैयार कर लें कि वो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट बन जाए। नहीं, वो ऑप्शनल सब्जेक्ट बन जाए कंप्लीटली। सो लेट्स से कि मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एनरोलमेंट कर लिया, नहीं बीटेक कर रहा हूँ, सो क्यों हम बाद में निकल करके और फिर तैयारी करें दूसरे सब्जेक्ट का 1 साल लगाकर। सो 4 साल जब टाइम मिला है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग को इस लेवल पे क्यों ना पढ़ लूँ कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग विल बिकम माई ऑप्शनल सब्जेक्ट। या मैं मान लो हिस्ट्री से कर रहा हूँ, तो हिस्ट्री को मैं क्यों ना 3 साल जो मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ इस ढंग से पढ़ूँ, यूपीएससी का सिलेबस देखूँ, ऑप्शनल का क्या बोला गया है उसके अनुसार इतना जबरदस्त तैयार कर लूँ मैं हिस्ट्री कि मैं जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रहा हो तो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट तैयार हो। और तो और सोचो, आप ह्यूमैनिटीज वाला, इनफैक्ट ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स नो दे आर इन एडवांटेज, सारे चीज पढ़ते हैं। सोशल इश्यूज भी, उनको सोशोलॉजी भी पढ़ना होता है एक पेपर के रूप में छोटा सा, और उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है यूपीएससी के सिलेबस में। तो मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हैं, सो कॉलेज के टाइम को यूपीएससी सिलेबस के अनुसार भी तैयार कर लीजिए। वो 3 साल को इस तरह से तैयार कीजिए अपने आप को कि आप जब फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हो एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन हो जाए। बहुत ज्यादा चांस बनता है। आप देखना, जो भी बैकग्राउंड जिनका ह्यूमैनिटीज रहा है, ठीक है, या जिन्होंने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है एग्जाम, उनका रीजन यही था कि कॉलेज डेज के दौरान ही उन्होंने प्रिपरेशन शुरू कर दिया था। ठीक है, सिलेबस ऑलरेडी है पढ़ा हुआ, आप उठाओ उसके अनुसार तैयारी करना शुरू कर दो। अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो आपका केवल ऑप्शनल ही तैयार हो रहा होगा, बाकी आपको सिलेबस के अनुसार खुद तैयार करना पड़ेगा। लेकिन ह्यूमैनिटीज वाले को तो फायदा है, क्लास में भी वही पढ़ाया जाता है, इकोनॉमिक्स भी थोड़ा पढ़ाया जाता है, आपको क्लास में पढ़ाया गया, बेस थोड़ा मिला, आप उसके साथ साथ अपना सिलेबस के अनुसार और तैयार कर लो। ठीक है, मैं जनरली बता रहा हूँ, आप जब तैयारी करेंगे एक बार में कुछ भी याद नहीं होता है। ठीक है, सो याद करने का तरीका क्या है, आप बार बार रिवीजन कीजिए। पीरियोडिक रिवीजन एक चीज़ें होती है, मैं अपनी कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ। मैं क्या करता था कि जैसे मैंने आज एक टॉपिक पढ़ा, ठीक है, पॉलिटी का मान लीजिए, इकोनॉमिक्स का मान लीजिए, कोई एक टॉपिक आज पढ़ा, मैं कल आगे पढ़ रहा हूँ उस टॉपिक में, तो मैं जो आज पढ़ा था उसको एक बार रिवीजन कर लेता हूँ। तो मैं क्या करता है कि मान लीजिए पहला दिन जो पढ़ा उसको जब दूसरा दिन पढ़ रहा हूँ तो पहला दिन का रिवीजन, जब तीसरा दिन पढ़ रहा हूँ तो पहला दिन और दूसरा दिन दोनों का रिवीजन करके मैं तीसरे दिन की टॉपिक को उठाता था। अब आप कहोगे सर हर दिन ऐसे करेंगे तो बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। नहीं, आप पहला दिन जबकि तीसरी बार जब पढ़ रहे हो तो टाइम बहुत कम लगता है।
और मैं जनरली करता था कि चौथा दिन पढ़ता था तब भी मैं पहला दूसरा तीसरा दिन, पांचवा दिन जब पढ़ा तब पहला को छोड़ता था, पहले अब फिर दूसरा तीसरा चौथा दिन को पढ़ के। अब ये होता था कि एक एक टॉपिक मैं 4 बार पढ़ चुका हूँ, फिर एक बार वीक के अंत में रिवीजन कर डालिए, तो एक वीक में आप उस टॉपिक को 5 बार पढ़ जाएंगे। फिर जब पूरा सिलेबस खत्म हो तो क्विक रिवीजन एक होता है। तो जब आप ऐसे करेंगे एक पीरियोडिक, जैसे पहले तो मैंने 4 दिन पढ़ा, फिर 3 दिन का गैप मिला, फिर मैं पढ़ा, फिर 1 महीने के बाद फिर मैं एक बार रिवीजन कर दिया, तो उससे क्या होता है कि एक टॉपिक को एक गैप के बाद आपके दिमाग में बार बार हिट कर गया है, वो बहुत दिन तक याद रहता है। इसके साथ साथ आप क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। क्वेश्चन हर दिन प्रीलिम्स वाले भी जो आजकल कोचिंग वाले डालते रहते हैं, आईएएस बाबा को देखो, इनसाइट आईएएस को देखो, तो हर दिन 5-10 क्वेश्चन डालते रहते हैं, तो उसको भी आप लगाइएगा, तो उससे भी आपको याद होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी चीज़ें जो है ना वो रिवीजन के ऊपर है, आप कितना रिवीजन कर रहे हैं, कितना क्विक रिवीजन हो रहा है, और एक पीरियोडिक रिवीजन एकदम बिल्कुल ज़रूरी है। अदरवाइज आप सोचते होंगे कि आज कर लेते हैं फिर हम छोड़ देंगे, नहीं याद रहेगा, किसी को याद नहीं रहता है। ऐसा नहीं सोचिए कि जो टॉप कर गया है उसको याद रहता था, हम लोग किसी को भी याद नहीं रहता है, ह्यूमन नेचर है, हम लोग कंप्यूटर नहीं है, ठीक है। तो एक बार पढ़ा आप भूल गए, हतोत्साहित होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब आप नॉर्मल हैं, सिंपल सा बात ये है, आप नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, जो सबके साथ होता है वही आपके साथ हो रहा है, ठीक है। बस उसको रिवाइज करते जाइए, जितना रिवाइज करेंगे अपने आप धीरे धीरे आप देखेंगे कंफर्टेबल फील करेंगे उस सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पहले मैं बता देता हूँ, आंसर राइटिंग मैंने बता दी। ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज करें, तो एक तो है यार कि आप अगर मान लो कि इफ़ यू हैव डिसाइडेड टू प्रिपेयर फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ योर कॉलेज पीरियड, so take that subject as your honors paper which you will take as optional paper in UPSC। बेटर ये है कि आप जब कॉलेज में ही हो तो उसको एज ए ऑप्शनल पेपर आप तैयार कर लो। लेकिन मान लीजिए बहुत लोग ऐसे होते हैं जो आफ्टर कॉलेज प्रिपरेशन ही स्टार्ट करते हैं, उस कंडीशन में मैं ये जनरली सजेस्ट करता हूँ कि जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिस सब्जेक्ट में, सो पहला कुछ दिन आप एनसीईआरटी जो पढ़ने में बिताते हैं, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू इन सेलेक्टिंग दी ऑप्शनल पेपर। आपको लगेगा कि कुछ एक पेपर में, एक सब्जेक्ट में यू हैव मोर इंटरेस्ट, द सब्जेक्ट इन विच यू हैव मोर इंटरेस्ट, द सब्जेक्ट इन विच यू हैव मोर इंटरेस्ट, मेक दैट सब्जेक्ट एज योर ऑप्शनल पेपर। इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि लेटेस्ट सपोज मैं आपको 2 नोवेल दिया पढ़ने के लिए, एक नोवेल ऐसा है जिसका आपने 2-3 पेज पढ़ा, आपको इंटरेस्ट आया, दूसरा नोवेल ऐसा है और जो आपको 2-3 पेज पढ़ा आपको इंटरेस्ट नहीं आया, लेकिन उस नोवेल का विड्थ 100 पेज है, दूसरे नोवेल का विड्थ 500 पेज था, जो जिसका आपने 2-3 पेज पढ़ा था और आपको इंटरेस्ट आया था। आप देखना, भले ही ये 100 पेज और 500 पेज मैं क्यों बोल रहा हूँ, कुछ लोग बोलते हैं यार सिलेबस छोटा होता है इसलिए इसको मैंने ऑप्ट किया था, इसलिए मैं एग्जाम्पल ये वाला जनरली रखता हूँ। आप पाओगे कि आप 500 पेज वाला नोट्स को, जो नोवेल था, उसको आप पहले पढ़ना प्रेफर करोगे और पहले पढ़ के ख़त्म कर दोगे, और तो और चूंकि इंटरेस्ट था आप इसको रिटेन भी करोगे बहुत दिन तक। लेकिन इस 100 पेज को आप पढ़ोगे जरूर, टाइम भी ज़्यादा लग जाएगा, आप रिटेन भी नहीं करोगे सही ढंग से। तो सिलेबस पे मत जाना कि सिलेबस छोटा है इसलिए मैं इस सब्जेक्ट को एज ए ऑप्शनल पेपर बनाऊंगा। वो सिलेबस छोटा हो सकता है, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा आप पढ़ नहीं पाओगे, बहुत मतलब आपको मेहनत करना पड़ेगा उस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, और रिटेन भी नहीं कर पाओगे बहुत दिन तक, ठीक है। सो जो आपको इंटरेस्ट लगे, जिस सब्जेक्ट में, रिसोर्सेज की अभी कमी नहीं है किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो PSIR हो, इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, किसी में भी रिसोर्सेज की कमी नहीं है आज के दौर में, ठीक है। सो आप किसी भी सब्जेक्ट को ले सकते हैं, आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। हर सब्जेक्ट से लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, और जब आपने ले लिया फिर दिमाग में ये नहीं आना है मैं अगर नहीं हुआ 1-2 सिलेक्शन में, 1-2 अटेम्प्ट में, तो बदल दूंगा। फिर आप सोचना कि फिर जब आप बदलोगे तो फिर से आपको स्क्रैच से शुरू करना पड़ेगा दूसरा सब्जेक्ट, और क्या गारंटी है कि वो दोबारा आपको सिलेक्शन दिला देगा। बेटर कि जो फ्लॉ रहा प्रिपरेशन में उसको इम्प्रूव करें, सब्जेक्ट की कमी नहीं होती है, ज्योग्राफी से भी सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। सो जो फ्लॉ आ रहा है आपके प्रिपरेशन में, आपको लगा, उसको इम्प्रूव कीजिए और उसके अनुसार फिर आगे बढ़ते चले जाइए, ठीक है। सो ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑन योर इंटरेस्ट। अगर ग्रेजुएशन में है, आप कॉलेज में है, तो बेटर है कि जो आपका ग्रेजुएशन का पेपर है उसको एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट आप ऑप्ट कीजिए, ठीक है।
यूपीएससी में कोचिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? कोचिंग एज सच डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको जरूरत, यू फाइंड इट नेसेसरी फॉर योर सेल्फ और नॉट. ठीक है, इफ यू फील दैट यू नीड सम गाइडेंस विच कैन give pace to your preparation or which will help in guiding or giving direction to your preparation, then you can join the coaching. But if you are self motivated enough, if you have capability to guide yourself, to give direction to your preparation, if you have knowledge about what to read, what not to read, then obviously you do not require coaching. ठीक है, कोचिंग से सिलेक्शन नहीं होता है. आई एम टेलिंग यू, इट इज यू, योर हार्ड एफर्ट्स, योर स्मार्ट वर्क दैट विल हेल्प यू इन क्लियरिंग दिस एग्जामिनेशन एंड नॉट द कोचिंग इंस्टीट्यूट. दे विल जस्ट गिव यू द गाइडेंस. ठीक है, सो अगर आपके सक्सेस में कोचिंग का 10-20% से ज्यादा योगदान नहीं होता है, लेकिन इतना ध्यान रखें, अगर आपको लगता है कि गाइडेंस चाहिए देन यू कैन ज्वाइन. अगर आपको लगता नहीं आप खुद से कर सकते हो, आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है कोचिंग की. ऐसा ऐसा नहीं है कि जो कोचिंग नहीं किया है उन्होंने नहीं क्लियर किया एग्जामिनेशन को. टाइम लग सकता है, अगर आप सही गाइडेंस नहीं मिला तो टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आप सही मेहनत कर रहे हो, सही डायरेक्शन में आप लगे हुए हो जाएगा सिलेक्शन. ठीक है, ऑलरेडी हमने टेस्ट सीरीज कितना रिक्वायर्ड है या लास्ट ईयर के क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे. टेस्ट सीरीज तो है रिक्वायर्ड, या तो आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो तब, या मेंस की तैयारी चल रही होगी तब. और राइटिंग प्रैक्टिस मेंस की तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट मैंने आपको बताया कि जब आप तैयारी शुरू से कर रहे हो उस समय से लिखने का प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो. ठीक है, अल्टीमेटली आप क्या जानते हो क्या नहीं जानते हो, वो आप कैसे आंसर लिख रहे हो उसके थ्रू ही वो रिफ्लेक्ट होगा. तो टेस्ट सीरीज इज इंपॉर्टेंट. इनफैक्ट आप कोचिंग करो या ना करो, आई विल सजेस्ट टेक टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स की भी और मेंस की भी. आप जब आप टेस्ट सीरीज लगाते हो तो उससे आपको पता चलता है कि आप किस तरह की मिस्टेक कर रहे हो, कौन सा टॉपिक वीक है आपका, तो उसके ऊपर आप फिर काम करना शुरू करते हो. इसलिए टेस्ट सीरीज पर्पस समझो. आप हम क्वेश्चन लगा रहे हैं तो कुछ आपका एक कॉमन मिस्टेक होता है नेचर कि हम ये गलती कर देते हैं, तो उस गलती को आप टेस्ट सीरीज जब दोगे तो पकड़ोगे. टेस्ट लगाया, सॉल्यूशन मिलाया, आपको पता चला कि ये गलती है. अब नाउ एनालाइज दोज मिस्टेक्स विच यू हैव कमिटेड इन द टेस्ट पेपर. ठीक है, जो मिस्टेक्स हैं उनको फिर दूर करने का नेक्स्ट टेस्ट में कोशिश करो, और वैसे आप ग्रेजुअली आप अपने आप को इंप्रूव करते चले जाओगे. आपको ये भी पता चलेगा कौन सा टॉपिक मेरा वीक है, तो उस टॉपिक पे आप मेहनत करोगे. ठीक है, इस पर्पस से यूज करना है. सेम विद द मेंस, कि कैसे हम राइटिंग को इंप्रूव करें, क्वेश्चन कैसे कंप्लीट होगा मेरा, क्वेश्चन को कैसे हम मल्टी डायमेंशनल एंगल से हम सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो ये सारे आपको आइडिया मिलते चले जाएंगे. इसलिए टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, लास्ट ईयर के क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है. यूपीएससी स्टैंडर्ड का क्वेश्चन तो मुझे अभी तक नहीं दिखा कि कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बना पाते हैं. ठीक है, सो अगर आप लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे सो दैट विल गिव यू द आइडिया एट व्हाट लेवल यू नीड टू प्रिपेयर. ठीक है, और व्हाट आर द वेज UPSC generally frame the questions, what UPSC generally expect from the candidates. ये आपको एक अच्छा आइडिया मिलेगा and that will help you in preparing for civil services. So लास्ट ईयर के आप क्वेश्चंस, इनफैक्ट मैंने बोला भी था कि मेंस का जब आप लिख रहे होंगे तो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को ही रेफर करें. तो क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट. इनफैक्ट प्रीलिम्स के भी आप लास्ट ईयर के क्वेश्चंस लगा लें तो एक आइडिया मिल जाएगा कि क्या पैटर्न जनरली UPSC रखा रहता है. ठीक है, ऑलरेडी मीडियम के बारे में मैंने बता दिया कि आपको कौन सा मीडियम कैसे चूज कर सकते हैं. मोटिवेशन, सी अगर आप सच में मोटिवेटेड हैं कुछ करने के लिए, समाज के लिए, नहीं, इससे अच्छा प्लेटफॉर्म तो मिल नहीं सकता है कि आप एग्जाम को क्लियर करें और उसके थ्रू देश को, सोसाइटी को सर्व करें. अगर ये सर्विस वाला मोटिवेशन आपको खींच के लाया है, so despite your failure in first or second attempt, you will keep aspiring and working hard to clear this examination. लेकिन आप जस्ट एक फैंसी मूवी वगैरह देखकर आ गए थे, नहीं,
या ऐसी कुछ रुतबा देखकर आ गए हैं, या आपके कोई रिलेटिव ने क्लियर कर लिया इसलिए आप आ गए हैं, सो उस कंडीशन में एक आध प्रयास में फेल होने के बाद ना इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंटिन्यू द प्रिपरेशन। तो जनरली मोटिवेशन जो होता है आपके अंदर छुपा हुआ है, ट्राई टू फाइंड इट, वाई यू वेर मोटिवेटेड। लाइक मेरे लिए था कि मैंने देखा था गरीबी को कम्प्लीटली अपनी नज़रों से झेला था उसको, और फिर मैंने देखा था कि एसपीडीएम साहब कैसे वर्क करते हैं इस फील्ड में। मुझे लगा था अगर कभी मैं उस लायक बनूंगा तो इस एग्जामिनेशन के लिए मैं तैयारी करने की सोचूंगा। नवोदय में गया, नवोदय के चेयरमैन डीएम साहब होते हैं डिस्ट्रिक्ट के, जो डीएम है। अगेन वो इंस्पिरेशन आगे बढ़ता चला गया, ठीक है। और जब मुझे लगा कि नहीं, अब मेरे पास इतना सफिशेंट प्रिपरेशन के लिए मैं काबिल हो चुका हूँ, कर सकता हूँ, मोटिवेशन मेरे दिमाग में था, पैसा भी सफिशेंट हो चुका था, जॉब किया तो उससे कुछ सेविंग कर रखी थी, तो मैंने डिसाइड किया छोड़ूं और प्रिपरेशन चालू करूं। और वो मोटिवेशन, डिस्पाइट कि मैं फेल किया 2 बार, नैरो मार्जिन से बचा, नहीं सिलेक्शन हुआ, वो मुझे रोक नहीं पाया, मैं प्रिपरेशन करता रहा, ठीक है। सो क्या आपका पर्पस है वो आपको पता है, ठीक है, और वो आपको हमेशा मोटिवेट करेगा। मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ा कि कोई मैं मोटिवेशनल स्पीच सुनूं किसी का, जरूरत ही नहीं पड़ा। मैं खुद से मोटिवेटेड था, मुझे पता था कि मैं इस एग्जाम को क्लियर करके मैं क्या चेंजेस ला सकता हूँ सोसाइटी के अंदर में, क्या पॉजिटिव चेंज ला सकता हूँ। और थोड़ा सा भी लाया ना, ठीक है, आप हम एकदम सिस्टम को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। मुझे लगा मैं थोड़ा सा भी चेंज लेकर आया तो ये प्लेटफॉर्म देगा मुझे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, मुझे करना है, मैं करता रहा फिर, ठीक है। सोशल मीडिया का ज़रूरत इन सिविल सर्विसेज, मुझे लगता है आप सोशल मीडिया ज़्यादा एज ए सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन है rather than helping in प्रिपरेशन। आप इस्तेमाल इसको ध्यान में रख के करेंगे, स्पेशली फेसबुक, इंस्टाग्राम नहीं, these are not the platform which will help you in preparation. In fact, during my course of preparation, मैं इन सारे जगहों से अपने आप को गायब कर लिया था। इंस्टाग्राम तो था ही नहीं उस समय, फेसबुक था, फेसबुक से मैंने अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर लिया था इस रीजन से भी। देखिए अल्टीमेटली मैं भी एक इंसान, तो हो सकता था कि मैं अपने फ्रेंड्स को देखूं और उनको देखूंगा कि इतनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं, मेरे साथ जो जॉब कर रहे थे वो बहुत आगे बढ़ चुके होंगे, मैं यहाँ एक कमरे में बंद होकर प्रिपरेशन कर रहा हूँ। हो सकता है मैं उनको देखूंगा तो मुझे लगेगा यार मैं कहाँ फंस गया, वो भी नहीं रहा है, डीमोटिवेट भी हो सकता हूँ, कुछ भी हो सकता है। बीइंग अ ह्यूमन बीइंग एनीथिंग इज पॉसिबल। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं इन्हें देखूंगा ही नहीं, तो मैंने सोशल मीडिया से अपने आप को अलग कर लिया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया बिल्कुल आपको हेल्प नहीं कर सकता है। मान लीजिए आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, उसके लिए आपने यूट्यूब पे डाल दिया, या आप मान लीजिए आपको कोई टॉपिक पे चाहिए कैसे प्रिपरेशन करें, इसके बारे में आपको किसी टॉपर्स का सुनना है, मदद कर सकता है, लेकिन बस इसके लिए इस्तेमाल करेंगे, आगे इस्तेमाल नहीं करना है कि कुछ भी और वीडियो ज़बरदस्ती का देख रहे हैं। या मान लीजिए टेलीग्राम पे नोट्स शेयर हो जा रहे हैं आजकल, तो उस नोट्स को एसेस करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। चैट करने के लिए लगातार सबसे बात किए जा रहे हैं, उसके लिए नहीं यूज कर सकते हैं। तो बहुत जुडिशियस यूज इज रिक्वायर्ड, ठीक है। यूज इट फॉर द पर्पस ऑफ योर प्रिपरेशन ओनली, ठीक है, एंड नॉट फॉर अदर पर्पस। बाकी जो इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया, इससे आप फेसबुक, इनको आप अवॉइड कर सकते हैं, इनकी ज़रूरत नहीं है आपके प्रिपरेशन के दौरान में। दिल्ली जाना कितना ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है। अगर आप अपने आप को घर पे रख के प्रिपरेशन कर सकते हैं, फैमिली आपको बाधा नहीं बनेगी प्रिपरेशन में, तो आप घर पे भी रख के कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि घर में रह के आप नहीं कर पाएंगे प्रिपरेशन, आपको दिल्ली जाना ज़रूरी है, गो, नो इशू। जैसे मैं बता दूं, मेरी चूँकि शादी हो चुकी थी, मैं अगर परिवार के साथ रहता तो ऑब्वियस सी बात थी मैं बहुत ज़्यादा उलझ जाता। तो 6 महीने में जब वहाँ पढ़ा रहा था तब साथ रहता था, लेकिन 6 महीने के लिए मैं दिल्ली आ जाता था, केवल इसलिए कि मैं दूर रखूं। दिल्ली आके कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करता था, केवल टेस्ट सीरीज ज्वाइन करता था, ठीक है, और अपना रूम में बैठ करके चुपचाप पढ़ता रहता था। मैं केवल अपने आप को
In order to seclude or isolate myself from my relatives, my family, I used to visit Delhi, not for the coaching or any other purpose. ठीक है, सो ऐसा ज़रूरी नहीं है आजकल। इनफैक्ट ऑनलाइन भी सारे, अब तो कोविड-19 का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये रहा कि सब कुछ ऑनलाइन भी हो गया है। सो नाउ यू कैन डू प्रिपरेशन फ्रॉम एनीवेयर प्रोवाइडेड देयर इज नो हिंड्रेंस, नो, और देयर इज नो एनी डेविएशन इन योर प्रिपरेशन फ्रॉम द रिमोट प्लेस। लाइक आप फैमिली के क्लोज रह रहे हैं तो वहाँ आपको कोई फ्रिक्वेंटली डिस्टर्ब ना करे। ऐसा ना हो कि आप पढ़ रहे हैं और आपको कोई भेज दे कि सब्जी ले आओ तो ये ले आओ वो ले आओ, ऐसा ना हो केवल। तो आप कर सकते हो घर पे रह के भी प्रिपरेशन, ठीक है। तो आपको डिपेंड, आप अपने फैमिली को बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है, कितने सपोर्टिव हैं, उसके अनुसार ये डिसीजन लेना कि आपको दिल्ली जाना ज़रूरी है या नहीं जाना है। ऑनलाइन ऑफलाइन, आप प्रिपरेशन ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी मीडियम में करें, बस कमिटमेंट आपके अंदर में होना चाहिए। ऑनलाइन का एकमात्र प्रॉब्लम ये होता है कि कमिटमेंट नहीं होता है। उनको पता होता है कि रिकॉर्डिंग तो अवेलेबल रहेगा, तो ठीक है आज क्लास मिस कर जाएंगे तो कल देख लेंगे। ये वाला जब पार्ट आता है ना, तब आपको प्रॉब्लम क्रिएट करना स्टार्ट होता है। ऑफलाइन में ये होता नहीं ऑप्शन अवेलेबल, तो आप हर दिन क्लास जाते हो अगर कर रहे होते हो तो, ठीक है। ऑनलाइन वाले में ये प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। लेकिन अगर आपके अंदर कमिटमेंट है तो आप बिल्कुल ऑनलाइन भी कर सकते हो प्रिपरेशन। मुझे नहीं लगता है कोई प्रॉब्लम आता है उसमें, ठीक है। पढ़ा रिवीजन कैसे करें, ऑलरेडी डिस्कस्ड। पढ़ा हुआ याद कैसे रखें, बता दिया। पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, मोटिवेशन। अगर आप मोटिवेटेड हैं कम्प्लीटली तो आपको ऐसे ही मन लगता रहेगा। सेल्फ स्टडी भी हो गया। अब नाउ वी आर ओपन फॉर क्वेश्चन। इफ एंड दोज हु आर लिसनिंग टू मी, इफ दे वांट टू आस्क दे कैन आस्क। आई एम रेडी टू आंसर योर क्वेरी। कुछ क्वेश्चन जो पढ़े हुए मैं बता देता हूँ आपका मीडियम क्या था। मेरा जो मीडियम था वो इंग्लिश मीडियम मैंने रखा। मैंने हिंदी में, आपको बताया था मैंने हिंदी में पढ़ाई की थी, सोशल साइंस टिल क्लास 10th। इंजीनियरिंग की मैंने इंग्लिश मीडियम में, ऑब्वियस था। और उसके बाद मेरे साथ वही प्रॉब्लम था कि क्या करूं मैं, हिंदी या इंग्लिश। सो फाइनली आई डिसाइडेड कि अल्टीमेटली आई हैव टू वर्क इन इंग्लिश मीडियम। और अगर मैं गलती से साउथ चला जाऊं, मान लीजिए सिलेक्शन होता है, IAS IPS बनते हैं और साउथ चले जाएँ, सो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, वन ऑफ द मीडियम ऑफ द कम्युनिकेशन विल बी इंग्लिश। नहीं, हिंदी वहाँ नहीं चलेगा, ठीक है। तो मुझे लगा यार इंग्लिश तो ज़रूरत है ही, तो क्यों नहीं यही प्रिपरेशन को ही माध्यम बना लो। इसके थ्रू मैंने अपना इंग्लिश भी इम्प्रूव किया और मैंने इंग्लिश डिसाइड किया था। सर हिंदी मीडियम सही है या इंग्लिश मीडियम? देखिए मीडियम मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, आप प्रिपरेशन किसी भी मीडियम में कर सकते हैं। रिसोर्सेज थोड़ा ज़्यादा अवेलेबल है इंग्लिश मीडियम में, लेकिन ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम में रिसोर्सेज नहीं है। दृष्टि IAS आई थिंक है कोचिंग जो हिंदी मीडियम में बहुत अच्छे मैगजीन्स वगैरह सारे रिसोर्सेज लेकर आया है। तो आप उसके रिसोर्सेज को ऑनलाइन फ्री है, आप एसेस कर सकते हैं। अगर आपका लैंग्वेज हिंदी बहुत अच्छा है, आप प्रिपरेशन आपका लगता है कि उसमें ज़्यादा अच्छा होगा, आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, उससे भी सिलेक्शन होता है। GS3 इकोनॉमिक अप्रोच। इकोनॉमिक्स पहले तो आप NCERT उसमें तो 6 to 8 है भी नहीं, 9 10th है और 11 12, तो पहले आप एक बार NCERT पढ़ लो, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें नहीं पढ़ना होता है। 11 12th में माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स भी मिलेगा NCERT में, तो आप उसको मत पढ़ना। केवल मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द पार्ट ऑफ द सिलेबस ऑफ UPSC, रीड इट, ठीक है। इसके अलावा आप कर सकते हो कि एक रमेश सिंह की बुक आती है, ठीक है, या संजीव वर्मा, बहुत प्रिसाइज और एकदम UPSC पैटर्न में संजीव वर्मा की बुक, संजीव, और पतली भी है, बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं है। तो आप संजीव वर्मा की बुक NCERT पढ़ने के बाद रेफर करना, ठीक है। इसके अलावा आप जब आप पढ़ रहे हो तो आप जनरली देखते हैं कि जो हिंदू में जो पेज आता है इकोनॉमिक्स वाला, उसे आप जनरली हम लोग मिस करते हैं पढ़ना। आप पढ़ो और रिलेट करो जो चीज़ें आ रही हैं उसके अंदर में, कैसे इसका यूज होगा। इन्फ्लेशन बढ़ रहा होता है, बताता है वो इन्फ्लेशन, RBI जो स्टेप्स लेता है उसके बारे में बताता है, कंपनीज का बिहेवियर बताते हैं। अगर आप उसको पढ़ोगे धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। उस पेज को आप स्किप मत करना अगर बहुत प्रॉब्लम हो रहा है तो, ठीक है। आप बार बार पढ़ते रहोगे, धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेंगी चीज़ें इकोनॉमिक्स की, ठीक है। लेकिन पहले आपको अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद भी अगर दिक्कत हो रहा हो तो आई थिंक मृणाल पटेल का जो क्लास नोट्स है दैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, तो उन्होंने भी बहुत सिंप्लीफाइड ढंग से उसको बताया है, ठीक है। सो आप उनके नोट्स को भी रेफ़र कर सकते हो समझने के लिए, ठीक है। और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वालों का रिजल्ट ज़्यादा क्यों होता है UPSC में? एक तो रीज़न ये है कि आजकल बहुत ज़्यादा इंजीनियर्स ही पैदा हो रहे हैं, नहीं, इंडिया के अंदर में। और जो फॉर्म भरने वाले हैं उसमें भी इंजीनियर्स बहुत ज़्यादा भर रहे हैं। देखिए परसेंटेज की बात है, कभी भी ये क्लियर कोई कहाँ बता रहा है कि मेरे इतने
आर्ट्स के बच्चों ने बच्चों ने भाग एग्ज़ाम दिया और इतने बच्चों का सिलेक्शन हुआ। ऐसा हमारे पास डेटा आ नहीं रहा है ग्रेजुएशन वाले का, ठीक है। तो रीज़न है, एक तो इंजीनियर्स वाले वो मतलब अपने आप को एडेप्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, कितना भी उनको मेहनत करना हो करने के लिए तैयार हैं। केवल ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये बैकग्राउंड से कोई लेना देना नहीं है। आप कितना डेडिकेटेड ढंग से मेहनत कर सकते हो उस पर सब चीज़ निर्भर करता है, ठीक है। आप देखना, बहुत सारे ऐसे भी आपको मिलेंगे जिनके लोग बोलते हैं यार 10th-12th में मेरा 60% है, कैसे क्लियर होगा, उनका भी हुआ है। कोई ऐसा चीज़ प्रॉब्लम नहीं बन सकता है इस प्रिपरेशन में अगर आप कंप्लीटली डिटरमाइंड हो, आप मेहनत के लिए तैयार हो। अगर आपको लग रहा है कि आपको 12 घंटा पढ़ना चाहिए, आप 12 घंटा पढ़ने के लिए तैयार हो, आपको कोई नहीं रोक पाएगा इस एग्ज़ाम को क्लियर करने से। ये सब आपके दिमाग का मेंटल गेम है, हाउ यू आर मेंटली अलर्ट, साउंड एंड रेडी, ठीक है। सो उसके अनुसार तैयारी कीजिए। सर, आपकी प्रिपरेशन और सिलेक्शन के बीच आपने अपना आपको मेंटली कैसे बैलेंस रखा? मैंने कब पहले बोला, जज्बा, जुनून। जब एक बार आपको ये जुनून होगा ना, कोई बाधा बनता ही नहीं है, ठीक है। आप इनफैक्ट जैसे होता क्या था कि जैसे सिलेक्शन नहीं हुआ 2-3 दिन निराशा होती थी, फिर हैबिट ये नहीं होना चाहिए कि फाइंडिंग फॉल्ट्स इन अदर। मैं फिर तुरंत लौटता था, सोचता था कि कहाँ गलती रह गई, कहाँ कमी रह गई थी मेरे अंदर में, जहाँ जिसके कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, कहाँ मुझे इंप्रूव करना होगा, सो दैट इन नेक्स्ट अटेम्प्ट आई कैन गेट बेटर रिजल्ट। और वही किया। लेकिन ये चीज़ कहाँ से आ रही थी? वो मेरा मोटिवेशन, इनर मोटिवेशन, जो मुझे इस सर्विस को और लेके आ रहा था कि मुझे क्यों प्रिपरेशन करना है सिविल सर्विसेज के लिए। वो इतना मुझे, वो जो जुनून था ना, इतना मुझे हमेशा मोटिवेट करके रखता था कि मुझे कभी ऐसा हुआ ही नहीं। मैंने पहले भी बोला, मुझे कभी भी दूसरे की ओर देखना नहीं पड़ा फॉर इंस्पिरेशन, फॉर गाइडेंस, ठीक है। मैं सेल्फ मोटिवेटेड था। वो आप और वो कैसे, सोर्स मेरा जो था कि क्यों मुझे ये प्रिपरेशन करना है, वो मुझे एक्चुअली मोटिवेट करके रखता था। तो आप तलाशो पहले उसको अंदर में, क्यों आप इस एग्जाम को प्रिपेयर करना चाहते हो, ठीक है। वो आपको हमेशा मोटिवेटेड रखेगा, आप कभी डीमोटिवेटेड फील नहीं करोगे, ठीक है। सो आई थिंक आई हैव आंसर्ड all the questions which were asked during the course of this live interaction. सर, क्या ऑप्शनल में ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट ही केवल ले सकते हैं? आप कुछ भी ले सकते हो। आप आफ्टर ग्रेजुएशन ऑल्सो यू कैन सेलेक्ट योर ऑप्शनल पेपर विच कैन बी डिफरेंट फ्रॉम योर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट। कहने का मेरा पर्पस ये था कि अगर आप वही सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में लो जो आप बाद में ऑप्शनल लेना चाहते हो, आपकी प्रिपरेशन में मदद मिल जाती है, आपका जो प्रिपरेशन टाइम है थोड़ा कम हो जाता है। इस अंदाज से आप अगर देखेंगे तो ज़्यादा बेटर है। हम सोचो कि हम बाद में हम जाके दूसरा सब्जेक्ट करें और उसको भी एक ग्रेजुएशन लेवल तक प्रिपेयर करना होता है, नहीं, हम 3 साल के बाद दूसरा सब्जेक्ट लें और उसमें प्रिपेयर करें, उससे अच्छा क्यों नहीं। अगर हमारा सब कुछ फैमिली कंडीशन सब सपोर्ट कर रहा है, ये ऑब्वियस सी बात है कि आपको फैमिली और आपका कंडीशन सारा चीज़, आपका बैकग्राउंड आपको सपोर्ट कर रहा है, तो क्यों नहीं हम उसी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन भी कर लें। प्रिपरेशन शॉर्ट हो जाएगा ना, हम 3 साल उस सब्जेक्ट को पढ़ रहे होंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि इसी सब्जेक्ट से लेकर मुझे ऑप्शनल पेपर भी लिखना है, तो हम और अच्छा प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। और देखना, आप जो ह्यूमैनिटीज़ वाले जो देते हैं बहुत सीरियस थे इस प्रिपरेशन को लेके, ह्यूमैनिटीज़ लिया सब्जेक्ट था उनका, उन्होंने ऑप्शनल अपना वही सब्जेक्ट रखा था ग्रेजुएशन, उनका देखना पहला दूसरा अटेम्प्ट में जनरली क्लियर हो जाता है। मोस्ट ऑफ देम क्लियर इन देयर फर्स्ट अटेम्प्ट, क्योंकि वो सीरियस थे, उस ढंग से अपने पूरे कॉलेज की प्रिपरेशन को, कॉलेज की लाइफ को उसी ढंग से ढाल दिया, ठीक है। तो मदद करता है। अदरवाइज आप लेना चाहते तो बिल्कुल ले सकते हैं। सर, मेंस इंग्लिश और इंटरव्यू हिंदी मीडियम में दे सकते हैं क्या? बिल्कुल, आप मेंस इंग्लिश और इंटरव्यू हिंदी मीडियम में दे सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऑलरेडी ऑप्शंस मिलते हैं आपको, ठीक है। आप मेंस इंग्लिश मीडियम में और इंटरव्यू हिंदी मीडियम में दे सकते हैं। इस बार भी मेरे एक दोस्त ने दिया था, ठीक है, और उनका हुआ भी है सिलेक्शन। आईएएस के लिए कितनी रैंक लानी पड़ेगी? देखिए, कैटेगरी पे डिपेंड करता है। लाइक जनरल कैटेगरी में जनरली सेफर साइड 75 रैंक्स, इस साल 78 रैंक तक गया था, लास्ट ईयर भी उतना ही गया था, ठीक है। बट 75 के अंदर में अगर जनरल कैटेगरी में है तो आपको मिल जाती है। ओबीसी के लिए वैरी करता रहता है, कभी 300 रैंक तक मिल सकती है, ठीक है। तो लेकिन आप अगर 300 रैंक के अंदर में है तो मीन्स यू विल बिकम आईएएस फ्रॉम ओबीसी कैटेगरी। एससी एसटी कैटेगरी 500 रैंक तक जनरली, 510 520 वैरी करता रहता है ईयर टू ईयर। तो आप अपनी कैटेगरी के अनुसार देख लेंगे कि आप किस, लेकिन पहले से आप इस पे मत जाइए कि
कितना रैंक ला के हम आईएएस बन जाएंगे, उसके अनुसार अपने प्रिपरेशन को मत ढालिए। अब अपना बेस्ट दीजिए, जो रैंक आना होगा आपकी किस्मत में वो आ जाएगा। ठीक है, ये प्रिपरेशन आपके हार्डवर्क के साथ साथ आपकी किस्मत, आपके बड़ों का आशीर्वाद, भगवान की कृपा पे भी निर्भर करता है। ठीक है, और मैं मानता हूँ कि हाँ, उन बाकी जैसे मैंने पहले बताया कि हमसे बहुत अच्छा नॉलेज रखे हुए हैं, उनका भी नहीं हुआ। ठीक है, मेरा हुआ। तो मैं ये नहीं था कि मैं उनसे बहुत अच्छा था, नहीं, मेरे से बहुत अच्छे बाहर में बैठे हुए हैं। किस्मत हमारे साथ था थोड़ा। ठीक है, कि मेरा उस मेरिट लिस्ट में रैंक आ गया और मैं आज आपके सामने बोल पा रहा हूँ। अदरवाइज मेनी पीपल नो, एंड आई मीन इट, many people are more talented and more knowledgeable than me, and unfortunately because of their bad luck or some mistakes, no, they are not able to clear this examination. Sir, distinguish between main and pre, only important for one another in both, only important for one another in both. देखिए, मेंस प्री का एक है कि प्री में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो वहाँ पे मान लीजिए आपको कुछ नहीं याद आ रहा है, तो आप देखोगे सामने लिखा हुआ रहेगा, वहाँ से भी आप याद कर लो, आप याद आ जाएगा आपके मस्तिष्क में, आप आंसर लगा सकते हो। दूसरा कि वहाँ प्रीलिम्स में क्या हो सकता है कि क्वेश्चन आपको या तो आता है नहीं आता है। मेंस में ऐसा नहीं होता है। मेंस में आपको कुछ ना कुछ, इतना आप पढ़े रहते हो, कुछ ना कुछ आपको पता होता है। ठीक है, और जो आप लिखते हो सब सही होता है, गलत कुछ नहीं होता है मेंस के अंदर में। प्रीलिम्स में ये नहीं होता है, या तो आपको आता है नहीं तो नहीं आता है। आप या तो देख करके रिकॉल कर पा रहे हो या नहीं रिकॉल कर पा रहे हो। तो इसलिए थोड़ा जो प्रीलिम्स का होता है, जो फैक्ट्स होने चाहिए ना, वो बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। और मान लीजिए मेंस में वो फैक्ट्स याद नहीं आ रहे, नहीं लिखेंगे, उसके कारण नंबर नहीं कटेगा। लेकिन अगर यहाँ फैक्ट्स अगर गलत हुए तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा और +2 के जगह पे -0.66 मिल जाएगा। ठीक है, सो बहुत आपको फैक्ट वाइज और कॉन्सेप्चुअल वाइज आपको बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए इन प्रीलिम्स। ठीक है, और वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको मेंस में भी मदद करेगा। अगर फैक्ट्स याद रह जाते हैं, दैट विल फर्दर हेल्प यू इन फेचिंग मोर मार्क्स। सर, कैन यू प्लीज टेल which NCERT I can buy or different for different subject? NCERT में तो NCERT है ना, उसमें क्या है, आप देख लो। जो अगर आपको लगता है, मैंने जब बताया कि कहाँ से आपका क्या बेस है, अगर आपको लग रहा है 6 से ज़रूरी है तो 6 से NCERT उठा लो। आपको पढ़ना केवल NCERT है जो सोशल साइंस वाले। साइंस का अप टू 10th ही पढ़ना है। जो लोग बोलते हैं ना साइंस अप टू 10th, साइंस 11 12 टच मत करना आप। साइंस केवल 11 10 तक, 6 to 10th पढ़ लेना। और सोशल साइंस के जो पेपर होते हैं, पहले तो सोशल साइंस 6 7 में तो साथ में ही है, अगर अलग अलग आ रहे हैं अभी तो आप अलग अलग वाले सारे, जो मतलब पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, यही हैं इनके चारों बुक। अगर एक साथ में आ रहे हैं तो एक साथ में ही, अलग अलग है तो अलग अलग। न्यू और ओल्ड तमिलनाडु NCERT। अगर देखिए, अगर न्यू आपके पास अवेलेबल है, ओल्ड अवेलेबल है तो ओल्ड से पढ़ लीजिए। अगर नहीं अवेलेबल है, कोई इशू नहीं, न्यू से भी पढ़ सकते हैं। तमिलनाडु की NCERT थोड़ी सी जो हिस्ट्री वाली है वो बेटर है। सो अगर आपके पास है वो रिसोर्स, तो बिल्कुल तमिलनाडु NCERT आप पढ़ सकते हैं। अब ये देखिए, मान लीजिए किसी का आपको NCERT आपको पता चला तमिलनाडु की जैसे हिस्ट्री की अच्छी है, तो हिस्ट्री की पढ़ लेंगे हम तमिलनाडु वाली से, लेकिन साइंस हम पढ़ लेंगे NCERT जो नॉर्मल है। ठीक है, वैसे इकोनॉमिक्स मान लीजिए किसी और का मुझे नहीं पता, हमने केवल NCERT जो नॉर्म है वो वही मैंने पढ़ी, किसी स्टेट वाली मैंने नहीं पढ़ी, तो वो भी मुझे सफिशिएंट लगा है। ठीक है, सो अगर तमिलनाडु एंशियंट, खास करके तमिलनाडु की मैं मानता हूँ एंशियंट और मिडाइवल, वो तमिलनाडु वाली बेटर है। तमिलनाडु स्टेट की जो हिस्ट्री की बुक है एंशियंट और मिडाइवल हिस्ट्री की, तो उसको आप रेफर कर सकते हो। बाकी आप तो NCERT जो है उसी को रेफर करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, न्यू पढ़ सकते हैं, अगर ओल्ड है अवेलेबल तो ओल्ड पढ़ लीजिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है सर, क्या पूरा पेपर करंट बेस होता है? नहीं, ऐसा नहीं, आज के दौर में पेपर जो है पूरा करंट पेपर बेस नहीं होता है। इनफैक्ट दे हैव मेड द मिक्स ऑफ करंट एंड स्टैटिक। ठीक है, सो क्वेश्चन पूछेंगे तो वहाँ आपको स्टैटिक नॉलेज का भी काम जरूरत पड़ेगा और करंट अफेयर से उसका रिलेवेंट भी होगा। सो आप, इसलिए मैंने जो बोला, प्रिपरेशन कंप्लीट वैसे ही होगा, हर टॉपिक का स्टैटिक पोर्शन और करंट अफेयर्स में उसका कुछ रिलेवेंस होगा, उसको मिला करके आपको करना है। आप सेग्रीगेट करके प्रिपरेशन नहीं करोगे। इनफैक्ट अगर नहीं भी आ रहा है कोई क्वेश्चन, ऐसा नहीं लग रहा है आपको, लग रहा है स्टैटिक है, उसमें भी अगर करंट में कुछ चीज़ें हुई हैं तो आप उसको मेंशन करो आंसर में, आपके आंसर की क्वालिटी को इन्हांस कर देता है वो। बुक कौन सी लेना है? सो NCERT तो ऑलरेडी बता दिया था, उसके अलावा ऑलरेडी मैंने जैसे हिस्ट्री में आपको बताया, स्पेक्ट्रम ले लो आप राजीव अहिर की, या प्लासी टू पार्टीशन बंदोपाध्याय, SS बंदोपाध्याय आई थिंक। पॉलिटी में लक्ष्मीकांत इन जनरल, इकोनॉमिक्स में संजीव वर्मा की बुक है। इन्वायरमेंट अभी आपने भाई साहब किसी ने, बंधु ने यहाँ लिख ही दिया था। ठीक है, शंकर IAS वाली। अगर आप इसके अलावा
ज्योग्राफी एनसीईआरटी इज़ मोर देन इनफ, ठीक है, आप उसको फॉलो करो। इंटरनेशनल रिलेशन पे वैसे कुछ बुक आती नहीं, वो तो करंट अफेयर्स बुक है, बाकी मैगजीन से आप कवर कर ले तो मंथली मैगजीन जो या तो विजन आईएएस इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम में विजन आईएएस या दृष्टि आईएएस, वहाँ वो ऑलरेडी कवर कर देते हैं। सो मुझे नहीं लगता इसके अलावा और कुछ ज़रूरत है। बाकी वो जो छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं उसके भी आपको मटेरियल ऑलरेडी ऑनलाइन कोचिंग के मिल जाएंगे, उससे आप पढ़ लेना। सर जब आप टॉपर के मेन सेंसर देखिए या ऐसे राइटिंग देखते हैं तो डर लगने लगता है कि कैसे इतना सब लिख लेते हैं। सर मुझे कुछ बताइए कैसे डर खत्म हो। सिलेबस कंप्लीट कर लोगे एक बार, आपके जब मल्टीपल रिविजन्स हो जाएगा, ठीक है, आप देखोगे, आप उनसे देखोगे कि उनका स्ट्रक्चर क्या है, वो कैसे आंसर लिखते हैं, बस उसको समझने का कोशिश करो। कंटेंट आपके पास जैसे ही याद आ जाएगा आप खुद लिख दोगे। बहुत कभी तो ऐसा भी हो सकता है आप उनसे ज़्यादा बेहतर लिख सकते हो, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट कि हाउ मच यू हैव रेड एंड हाउ मच यू आर एबल टू रिटेन व्हाट यू हैव रेड, ठीक है। इनफैक्ट टेक इंस्पिरेशन कि नहीं मुझे इससे बेहतर लिखना है, जो इन्होंने लिखा है स्ट्रक्चर बनाया है, मुझे इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए इसको और इंप्रूव करना है, ठीक है। आप बिल्कुल लिख सकते हैं, डरने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। बहुत टाइम होता है जो कॉपी कभी कभी मतलब पता नहीं कैसे हो सकता है टाइम लेकर लिखा हो, 3-4 घंटे में लिखा हो। कभी कभी लोग ऐसा भी करते हैं कि हम अपना क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए कि कैसे और बेहतर आंसर इंप्रूव किया जाए, उसको 3 घंटे के बजाय में लोग 3.5 घंटे 4 घंटा लेकर लिखते हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे टाइम कम करते हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए ऐसा करना पड़ता है आपको अपना इंप्रूव करने के लिए। आप कर लेंगे। आप केवल अभी आप अपने पढ़ाई और अपने कंटेंट नॉलेज को इन्हांस करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। और वो आप जो आंसर पढ़ा है उसको दिमाग में रखिएगा कि मुझे किस लेवल पे अपने नॉलेज को लेके जाना है। बिल्कुल लिख सकते हैं। और किसी को कोई डाउट? इफ नॉट आई थिंक आई हैव cleared your doubts whichever you have posted on this live chat, and I have answered all the queries which have been given to me by UPSC time. Okay, सर आप भी बुक लिस्ट शेयर कीजिए। ओके, ठीक है, मैं देखता हूँ, शेयर कर दूंगा, यूपीएससी टाइम्स वाले आपके साथ शेयर कर देंगे, ठीक है। एनीथिंग एल्स, या फिर मैं हो सकता है कभी कमेंट में, इस लाइव वाले कमेंट में मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंस हियरिंग नो एंड लिस्टिंग टू मी। Thank you very much to each and everyone who was present during this lecture or who may get benefited by this conversation in future. ठीक है, thank you and thank you UPSC Times for giving this opportunity to me. Thank you everyone.